अस्सलाम वालेकुम, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से आप लोगों का वीकेंड गुज़रा होगा। मेरा वीकेंड इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ था, कुछ कहीं पे मुझे गेस्ट बन के जाना था, तो इसकी वजह से यूट्यूब के ऊपर नॉवेल्स अपलोड नहीं किए जा सके। लेकिन एक चीज़ मुझे इससे अंदाज़ा हुआ है कि आप लोग रेगुलर यहाँ पे अपना कोई भी कहने के बावजूद रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अम, हमें बहुत बुरा लग रहा है। टू बी ऑनेस्ट, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमारी इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर कोई रिस्पॉन्स ना मिले तो बस ठीक है, फिर हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ लेना है। चलता है तो फिर चलता रहे, ऐसे ही तो ऐसे ही ठीक है। लेकिन अगर किसी भी वीडियो को आपको पसंद आए तो आप उसको लाइक कर दें, तो ये हमारे चैनल को बूस्ट करने के लिए बहुत बेहतरीन होगा और उसका ये फ़ायदा होगा कि कम से कम हमें मज़ीद अच्छे-अच्छे राइटर्स मिलेंगे और आप लोगों को अच्छा मटीरियल मिलेगा मिलने पढ़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ हम लोग नावल शुरू करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इंशाल्लाह हम आगे मज़ीद बढ़ेंगे और आप हमारी उसमें भरपूर मदद और ताउन करेंगे। बताल गुरूर नावल है अमसाल की कलम से माख़ूज़ उसकी आखिरी किस्त, कज़न की कहानी, मुस्तफ़ा और अम, खतीजा। खतीजा एक घर से भागने वाली लड़की है, वो कह रही है कि मैं घर से भाग जाऊँ क्योंकि घर के अंदर बहुत सी उल्टी-सीधी हरकतें हो रही हैं जो उसको उसकी तबीयत पर नागवार हैं। और उसकी सबसे बड़ी बात ये है कि उसको इग्नोर किया जाता है और उसके दोस्त कोई नहीं बनता। घर के कामों में उसको हर वजह से हर तरह से उसको घसीटा जाता है कि तुम ये करो, वो करो। रूडली उससे बात किया जाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं हैं और वो बालक है। एक तरह से उसकी एडॉप्टेड बच्चा है। तो लेकिन मुस्तफ़ा एक ऐसा शख़्स है जो उसका भरपूर ख़्याल रखता है और उसके साथ ताउन करता है हर तरह से। चलें अब स्टार्ट करते हैं। इसकी आखिरी किस्त काफ़ी लंबी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। बावर्ची खाने की स्लैब से टेक लगाए हुए गुमसुम खड़ी रही। आखिर इतनी नफ़रत क्यों मेरे वजूद से? क्यों ये लोग छुटकारा पाना चाहते हैं? ये वो सवाल था जिसे खुद से पूछते-पूछते वो थक चुकी थी। अरे नाश्ता नहीं बनाया अभी तक? बरीरा आई तो उसे देखकर ठटकी। वो आज़रदा से उसे देखने लगी। बरीरा, क्या तुम जानती हो मेरी माँ के बारे में कि वो कौन थी? उसने पूछा। नहीं, ज़्यादा नहीं। बस यही कि शादी के हफ्ते बाद इनका और ये शुएब चाचा का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वो दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। बरीरा ने मुख्तसर जवाब दिया। खदीजा खामोश हो गई। इतना तो वो भी जानती थी। अम्मी और समीना चची बहुत से अनसिले सूट लाई हैं। बरीरा ने कहा तो वो करा उठी। इसकी घर से भागने की वजह नंबर 2 सिलाई थी। इसे दिन में 4-4 सूट सिलाई करने पड़ते थे। कभी घर में से किसी के, तो कभी पड़ोस में से। और आप गिने तो हर महीने 4-5 लाज़मी सिलवाती थी। इसके अलावा समीना फूफू किसी बुटीक के ऑर्डर भी ले आया करती थी। इसके तासुरात देखकर बरीरा हंस पड़ी। मुस्तफ़ा भाई परसों के टिकट ले आए हैं। इफ़त चची की जगह अब समीना फूफू जाएंगी, क्योंकि इफ़त चची की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। खदीजा मुस्कुरा तक ना सकी इस खुशखबरी पे। यानी परसों तक ऐसे मुसलसल सिलाई करनी थी और दोनों के सूट सीने थे। या अल्लाह! इस दुनिया में लगता है सिर्फ मैं ही बदनसीब हूँ, जो दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक जी रही हूँ। वो दिल ही दिल में शाकी हुई। तो जल्दी से नाश्ता करके आ जाओ। वक़्त थोड़ा है और सिलाई का काम ज़्यादा। बरीरा ने कहा। वो खामोश रही। बरीरा बावर्ची खाने से निकली तो वो भी निकल आई। उसे अब नाश्ते की ख्वाहिश नहीं थी। बरामदे में जाने लगी तो बेख्तियार सतून की आड़ में हुई। मुस्तफ़ा अम्मा के कमरे से निकल रहा था। इसे मुस्तफ़ा का सामना मुहाल लगा। उस बात के बाद वो लंबे डग भरता बिना इधर-उधर देखे अपने कमरे की तरफ जाने लगा, जबकि वो बरामदे में आ गई। समीना फूफो के माप के लिए उसने अनसिला हुआ सूट चाहिए था। वो उनके कमरे में आई तो ठिठक के रुक गई। कमरे में हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था और समीना फूफो बड़बड़ाती हुई ज़मीन से चीज़ें उठाई जा रही थीं। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई हो। ये फैलावा समेट लेना। अल्लाह जाने इस लड़की को क्या ढूँढ रही थी।
कबाड़ खाना बना डाला कमरे को। समीना बेगम फूफो उसे देखकर बेख्तियार खिल उठी थी। जी फूफो, अभी करती हूँ, कहकर वो पहले अलमारी की तरफ बढ़ी जिसके सामने कपड़ों का ढेर यूं पड़ा था जैसे अलमारी ने खुद बदहजमी से उगले हों। वो वहीं कपड़ों के पास बैठी उन्हें तय करने लगी। और जब हर चीज़ तरतीब से ठिकाने लगाई तो वक्त देकर इसके उसान खता हो गए। 11:30 थे। अब सलाई करूं या कुकिंग? तकरीबन रूहानसी होती वो बाहर निकली, फिर बावर्ची खाने में चली गई। बरीना हांडी में चम्मच चला रही थी। उसे देखकर हैरान हुई। सलाई नहीं शुरू की? समीना फूफो का कमरा ठीक किया और शुक्रिया हांडी के लिए। उसके सर से गोया बोझ हटा। तुम सलाई करो, हांडी मेरी जिम्मे। तुम बहुत अच्छी हो, वो ममनून हुई। बरीना मुस्कुरा दी। बाहर निकल के उसने समीना फूफो का सूट लिया और अनसिला सूट लेकर उसके साथ माप करने लगी। माप करती जाती, साथ साथ चाक से निशान लगाती जाती। निशान लगा के उसने कैंची पकड़ी। ये क्या कर रही हो? मुस्तफ़ा की हैरान आवाज आई। खदीजा से बुखलाहट में कैंची चली और कपड़ा गलत सिमत में कटता चला गया। समेटो सब और शावेद से बोला मुजफ्फर को देकर आए। मुस्तफ़ा ने मोहल्ले के टेलर का नाम लिया। तुम जाओ देखो खाना तैयार हो तो लगाओ, मुझे जल्दी पहुंचना है। कहीं आखिर में बुतबनी खतीजा को तकरीबन डांटते हुए कहा तो वो जल्दी से सब कुछ छोड़ के बावर्ची खाने में भाग गई। क्या हुआ, रंग क्यों उड़ा हुआ है? तवे पे रोटी डालती बरेरा इसके तासुरात से एकदम परेशान हुई, जो ऊंचे पायों वाली कुर्सी पे बैठी अपनी फूले सांसें बहाल कर रही थी। क्या किसी ने कुछ कहा? आग धीमी करती वो इसके पास आई तो उसने सारी बात बरीरा को बताई। चलो, अच्छा ही हुआ, वरना तुम्हारा कमर दर्द फिर शुरू हो जाता। बरीरा ने मुतमईन होकर कहा, वापस जाके रोटी पलटी। समीना से फूफो से डर लग रहा है। फिक्र ना करो, वो मुस्तफा भाई की किसी बात को रद्द नहीं कर सकती। बरीरा ने उसे तसल्ली दी। बाकी रोटियां मैं बनाती हूँ तो मुस्तफ़ा भाई को खाना दे आओ, इन्हें जाना है कहीं। उसने कहा तो बरीरा हट गई। वो उसकी जगह पे खड़ी हुई और अगली रोटी बेलने लगी। वो दिन तिनके की तरह वक्त के साथ समंदर में बह गया और रात हुई। सरहाने पर सर रखते हुए उसने सोने के लिए आंखें बंद की। आज उसके जहन में मुख्तलिफ ख्यालात की यलगार नहीं थी, बल्कि सिर्फ मुस्तफ़ा का सुबह वाला रूप था। समीना बुप्पो से बात करता हुआ, समरा को हुक्म देता हुआ और उसे डांटता हुआ। अचानक एक एहसास पर उसकी बंद आंखें झट से खुली। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ मुस्तफ़ा भाई को? अपनी सोच पे हैरान होती वो घबरा के उठ बैठी। उसने पानी का ग्लास भरा और 3 सांस में उसे खत्म किया। ये तस्वुर बस आरसी है। मैंने किसी का अच्छा रूप पहली बार देखा इसलिए ऐसा हो रहा है। और जब मैं इनकी अच्छाई की आदी हो जाऊंगी तब ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने जैसे खुद को तो जी पेश की और मुतमईन होकर दोबारा लेट गई। मुस्तफ़ा का तस्वुर फिर से हावी था। ये बस आर्जी है। खुद को दिलासा देते हुए उसने करवट बदली और जबरदस्ती नींद को खुद पे तारी करने लगी, मगर बेसूद। रात के 3:30 थे जब इसकी आंख खुली, और जब खुली तो सुबह के 9 थे। मुस्तफ़ा भाई चले गए होंगे। शऊर में आने के बाद उसने पहली बात यही सोची। दूसरे पल उसने लाहौल वला कुव्वत पड़ी और पांव बेड से नीचे किए कमरे से बाहर आई। मामूल के मुताबिक उसने मुंह हाथ धोया और नम चेहरे के लिए जीनों से नीचे उतरने लगी। सामने से शावेज को आते देखकर वो जितनी सुस्ती से उतर रही थी, उतनी ही फुर्ती से वापस पलटी। शावेज के इसके घर से भागने की वजह नंबर 3 था। 1 मिनट। शावेज की अकब से आवाज आई तो इसके पांव वहीं जम गए। दूसरे पल वो ऊपर जाने की बजाय आखिरी 3 सीने तय करती शावेज के सामने थी। लब काटती वो कलाई मसलने लगी। निगाहें शावेज के चेहरे की बजाय इसकी पेशानी पे बने नीम दायरे की सूरत पे बनी जख्म पर थी, जिसपे खून की खरोंच जमी हुई थी। और ये जख्म शावेज ने जैसे उसकी निगाहों का ताक़ुब करते हुए अपना जख्म छुआ और बोलना शुरू किया। ये मुकम्मल नहीं हुआ अभी तक, बल्कि यूं समझ लो मैंने इसे मुकम्मल होने ही नहीं दिया। मैं इसे बार बार हरा कर देता हूँ ताकि ये किसी टैटू की तरह मेरी पेशानी पर निशान छोड़ जाए, और ये निशान किसी कलर किलर ड्रेनबो टैटू से ज़्यादा महबूब होगा मुझे, क्योंकि ये तुम्हारा अता करता है। अमीमा के ज़हन में चंद दिन कबल का नागवार वाक़या दर आया, जब बावर्ची खाने में उसने हाथ में पकड़ा गरम फ्राई पैन पूरी कुव्वत से उसके चेहरे पर दे मारा था, उसे किसी हरकत से बाज रखने के लिए। वो इस वाक़ये को सोचना नहीं चाहती थी, सो रुख फेर के सीढ़ियों के साथ लगे गमलों को देखने लगी। काश के इस फ्राई पैन में घी भी होता तो तुम्हारा चंद अता करदा मज़ीद निशानियाँ छालों की सूरत में मेरे सीने पर होती। मगर बहुत बख़ील हो तुम। शावेज़ ने उसे शाकी नज़रों की गिरफ्त में लेते हुए वारफ्तगी से कहा। शावेज़ भाई प्लीज़,
اس کے لیے شاویز کی بے باک نگاہیں اور باتیں برداشت کرنا مشکل تھا۔ کیا پلیز؟ دیکھی تو رہا ہوں صرف، اب اس میں کیا قباحت ہے؟ شاویز نے حیرانگی ظاہر کی۔ میں آپ کی امی سے شکایت کر دوں گی۔ آپ کی بے بسی سے وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ تو وہ کون سا مجھے کونو کونوا کرتدل خاصین کہہ دیں گی؟ یار میں بیٹا ہوں ان کا۔ شاویز اس کی معصومیت پہ جیسے ہنسا۔ دوسرے پل مصطفیٰ کی آواز پر اس کی ہنسی ایک دم رکی اور آواز کی سمت دیکھا۔ وہ اپنے کمرے کے سامنے پشت پر ہاتھ باندھے ان کی طرف متوجہ تھا۔ شاید اس نے شاویز کو پکارا تھا۔ اگر مصطفیٰ بھائی کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو شاویز نے بات ادھوری چھوڑی۔ نہیں، میں نہیں ایسا کروں گی، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جیسے اس کی ادھوری بات میں پوشیدہ دھمکی کا جواب دیا۔ سو مسکراؤ اب، تاکہ ان کو لگے ہم نارمل باتیں کر رہے ہیں، شاویز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ شاویز کی بات ہی ایسی تھی جیسے بادل کو حکم دے دیا جاتا کہ برسو۔ یو نان سینس، مسکراؤ۔ شاویز کے چہرے پر ہنوز مسکراہٹ تھی مگر مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ خدیجہ جبرن مسکرائی۔ گڈ گرل، لو یو وہ شرٹ کے اوپری دو بٹن بند کرتا۔ لو یو۔ گڈ گرل، لو یو۔ وہ شرٹ کے اوپر والے دو بٹن بند کرتا مصطفیٰ کی طرف بڑھ گیا جو اس کا منتظر کھڑا تھا۔ دوسرے پل دونوں آمنے سامنے تھے۔ مصطفیٰ پشت پہ ہاتھ باندھے جبکہ شاویز سامنے کی طرف معتبانہ انداز میں ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا۔ آپ کا یہ ڈرامہ ابس تھا شاویز بھائی، کیونکہ آپ کے روبرو وہ شخصیت ہے جن کو مسئلے بیان کر کے نہیں بتانے پڑتے۔ ان میں مسئلوں کو سمجھنے کا فطری وصف ہے اور آپ کے لیے ان کا یہ وجدان آنے والے چند دنوں میں حیران کن بات ثابت ہوگی۔ خدیجہ نے اسے دل ہی دل میں مخاطب کیا اور باورچی خانے میں آ گئی۔ آ گئی تم؟ بریرہ کی آنکھیں پیاز کاٹنے سے اشک بار تھیں۔ ہاں، وہ فریج کی طرف پڑی۔ آپ گینے آ رہی ہے کیا؟ اس نے سلیب پر نظر ڈالی جہاں مرغی کا گوشت، مچھلی، بیف، گوشت، پیاز، ٹماٹر، بریانی، قورمہ اور چکن کڑھائی کے مسالوں کے ڈبے اور ساتھ میں فرنچ بین، بھنڈی، گوار کی پھلی، آلو اور کوسا کی سبزیاں نظر آ رہی تھیں۔ ایک ٹکڑے میں پھلوں کا ڈھیر بھی تھا۔ نہیں، مظفر آباد کے مہمان، بریرہ نے اسے دیکھے بنا بتایا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ وہ لوگ تو محو تھے میرے ذہن سے۔ اس نے جیسے خود کلامی کی اور کیتلی میں دودھ انڈیلا۔ اس میں ہلکی سی چینی اور پتی ساتھ ہی ڈالی اور سلیب سے پشت ٹکا کے سینے پہ بازو لپیٹ کے اس کے ابال آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تم اداس نہیں ہوئی یہ سن کے؟ بریرہ متعجب سی اسے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں، شاید میں بے حس ہوتی جا رہی ہوں، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ کاش کہ میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی بریرہ نے آزردہ لہجے میں کہا۔ وہ خاموش رہی۔ ناشتہ کر کے شامی کباب کے لیے دال ابالنے کے لیے رکھ دینا، گوشت پہلے سے ہی ابلا ہوا رکھا ہے فریج میں۔ کچھ میں بنا لوں گی، کچھ تم تو مہمانوں کی آمد تک ہم فارغ ہو جائیں گے، پھر سرو کرنا ہوگا۔ جبکہ جوٹے برتنوں کا انبار امیمہ کے سمے پیاز ٹماٹر کاٹنے کے بعد وہ سبزیاں دھونے لگی۔ خدیجہ نے ابال آنے کے بعد چائے چھان کے 2 کپ میں ڈالی اور ایک طرف رکھی۔ اونچی سی کرسی پر بیٹھ کے کپ سامنے سلیب پر رکھ لیے، جیسے پہلے چائے پی لو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس نے بریرہ سے کہا۔ وہ بولی تو بس تھوڑی دیر اور۔ خدیجہ اس کا انتظار کرنے لگی جبکہ امیمہ اور سمرہ اکٹھی باورچی خانے میں آئی۔ دونوں کے چہرے دھول سے اٹے ہوئے تھے۔ تھک گئی، توپا اسٹور میں ہر طرف مٹی ہی مٹی تھی، امیمہ بولتے ہوئے اچک کے سامنے سلیب پر بیٹھی جبکہ سمرہ نے گلاس میں بھرا ہوا پانی ایک ہی سانس میں پی گیا۔ امیمہ نے بتکلفی سے چائے کا کپ اٹھا کے ایک گھونٹ لیا اور برا سا منہ بنا کے واپس رکھ دیا۔ پتہ نہیں اس واہیات سیال کو اتنا سندر نام کس نے دیا ہے۔ ویسے اسٹور میں کیا کام تھا تم دونوں کا؟ بریرہ ہاتھ منہ دھو کے اس کی طرف آئی۔ پرانے ڈائجسٹ میگزین وغیرہ ڈھونڈ رہے تھے، امیمہ نے جواب دیا۔ حیرت ہے، بریرہ نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ سمرہ نگاہ ملائے بنا جھکی اور دامن جھاڑتی ہوئی باہر نکل گئی جبکہ امیمہ سلیب سے اتری، ٹوکری سے سیب اٹھایا جو تھوڑی دیر پہلے بریرہ نے دھو کے رکھے تھے اور اس میں دانت گاڑتے ہوئے سمرہ کی تقلید کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ کیا تم نے ان کو پہلے بھی ایسی حرکت کرتے دیکھا؟ بریرہ نے چائے کی چسکی دے کر پوچھا۔ خدیجہ کے تصور میں سمینہ پھپھو کا کمرہ گھوم گیا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر میں نے کل ان کو چوروں کی طرح عفت چچی کے کمرے میں جاتے دیکھا جب وہ کل واش روم میں نہانے گئی ہوئی تھیں۔ بریرہ نے جواباً کہا۔ اچھا،
शायद कुछ ढूँढ रही हों। इसका लहज़ा सरसरी था। ऐसी क्या चीज़ ढूँढना चाह रही हैं? वो भी चच्ची के इल्म में लाए बिना? और फिर स्टोर भी छान मारा, जबकि वहाँ सिर्फ़ पुरानी दरसी कुतब पड़ी हैं। बरीरा ने उलझते हुए कहा, समरा खुद ही बता देगी। राज़ रखना तो उसे आता ही नहीं। खतीजा कहते हुए मुस्कुराई तो बरीरा ने बेताइदन सर हिला दिया। चाय पी के खतीजा ने पतीली में पानी डाल के चूल्हे पर पतीली रखी और इसमें चने की दाल, अदरक, हल्दी का पाउडर, लौंग, साबुत लाल मिर्च, काली मिर्च, दालचीनी और जीरा डाला और उसे गलने के लिए छोड़ दिया। दूसरे चूल्हे पर बरीरा कोरमा बनाने लगी। दोनों बातें करते हुए काम में मसरूफ थी। दाल का पानी जितनी देर में खुश्क होता, खतीजा मछली को मसाला लगाने लगी। मछली को मसाला लगा के उसने चूल्हे पर से दाल की केतली उठा ली, जिसका पानी खुश्क हो चुका था, और उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। बरीरा का कोरमा तैयार था और अब वो चिकन कढ़ाई बनाने की तैयारी में थी। मैं आकर चिकन कढ़ाई बनाती हूँ। बरीरा ने कोरमे के पतीले तले आंच हल्की की और बाहर चली गई। खतीजा ने उसके जाने के बाद ग्राइंडर में पुदीना, हरा धनिया, लहसुन, इमली का गूदा और चाट मसाला वगैरह डाल के चटनी बनाई और इसे एक कांच के बाउल में निकाल के फ्रिज में रख दिया। फिर दाल की तरफ मुतवज्जो हुई जो कदरे ठंडी हो चुकी थी। इसने चॉपर में दाल का अमेज़ा डाला और उसे पीसने लगी। बरीरा को गए आधा घंटा हो चुका था। उसने कोरमा वाला चूल्हा बंद कर दिया। वो ना सिर्फ कबाब की टिक्कियाँ बना के ट्रे में कतार रख चुकी थी, बल्कि मछली तलने के लिए कढ़ाई में घी भी गड़कड़ाने के लिए रख दिया था। बरीरा वापस आई तो वो तली हुई मछली के टुकड़े निकालकर एक गहरी ट्रे में निकाल रही थी। देर कर दी तुमने। वो पलटी तो बरीरा चूल्हा बंद कर रही थी। ये क्या किया तुमने? उसने पूछा, जबकि बरीरा ने चम्मच इसके हाथ से लेकर कढ़ाई में रखा। इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। इन लोगों ने आने से अचानक इनकार कर दिया है और तुम भागो यहाँ से। समीना बुआ अपना गुस्सा तुम पे निकालेंगी अब। जाओ अपने कमरे में। हैरान बाद में हो लेना, प्लीज जाओ यहाँ से। बरीरा उसे बाहर तरफ की तरफ धकेलते हुए तकरीबन चलाई तो वो बमुश्किल हवास मुश्तमा करके बावर्ची खाने से निकल गई। अपने कमरे में आके वो बेयकीन सी बैठ गई। यकीनन ऐसा मुस्तफ़ा भाई की वजह से हुआ होगा। इसके तस्वर में मुस्तफ़ा का पुरसकून चेहरा आया। वो बरीरा की मुंतज़िर बैठी रही। वक्त धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि ना सिर्फ ज़ोहर की बल्कि असर और मग़रिब की अज़ान भी हो गई। नमाज़ पढ़ के वो वहीं चाय नमाज़ पर ही बैठी रही। उसे शदीद भूख लगी हुई थी, मगर नीचे जाने से वो घबरा रही थी। और फिर अमीमा, समरा और बरीरा में से भी तो कोई ऊपर नहीं आई थी कि वो इनसे कुछ पूछती या वो आकर उसे कुछ बताती। थोड़ी देर ही गुज़री थी जब बरीरा एक छोटी-सी ट्रे लिए ऊपर आई, जिसमें उसके लिए चावल, 2 कबाब और एक मछली का बड़ा-सा टुकड़ा था। ये मैंने तुम्हारे लिए बचा ली थी। अभी ओवन में गरम करके लाई। क्या तुम खुश हो इनके इनकार से? बरीरा ने ट्रे उसे दी। मुझे सख्त भूख लगी हुई थी। खतीजा ने उसके हाथों से बेसब्री से ट्रे लेते हुए कहा। फिर तवक्कुफ के बाद दोबारा कहने लगी। बहुत खुश हूँ। लेकिन ये हुआ कैसे? उन्होंने कैसे इनकार कर लिया? खतीजा ने चावल का लुकमा बनाते हुए पूछा। इन लोगों ने इतना बताया कि इन्हें करीबी रिश्तेदारों में कोई लड़की पसंद आ गई है। अब वल्लाह आलम, असल बात क्या है? सॉरी, मैं जल्दी खाना ले आती, मगर सब इतने अफसुर्दा थे कि मुझे भी दिखावा करके इनका साथ देना पड़ा। खतीजा को बेसब्री से दिखा खाते देखकर बरीरा वजाहत दिए बिना न रह सकी। मैं खफा नहीं तुमसे। खतीजा ने मछली से कांटा निकालते हुए कहा। चलो फिर, मैं नीचे जा रही। कुछ चाहिए हो तो बताओ। नहीं, कुछ नहीं, जो चाहिए था वो खा लिया। खतीजा ने पानी का ग्लास लेते हुए कहा तो बरीरा गहरी सांस लेके उठ गई। इसके जाने के बाद उसने सब खत्म करके ट्रे एक तरफ रखी और बिस्तर पर नीम दराज हुई। पेट भर जाने से अब इसकी आंखें बोझल थीं। ईशा की अज़ान पर बमुश्किल आंखें खोलती उठ के बैठी। सारी अज़ान सुनी और 10 मिनट के वक़्फ़े के बाद असर-ए-नो वज़ू बनाया और नमाज़ पढ़ने लगी। क्योंकि गुज़िश्ता रात वो जल्दी सो ना सकी थी, इसलिए आज उस पे नमाज़ में भी क़ुनूत की तारी थी। वो तशहद भी थी, जब अचानक कमरे की मद्धम सब्ज़ रोशनी गहरी तारीकी में बदली। यानी लाइट जा चुकी थी। उसने कुरानी दुआ पढ़ के नमाज़ ख़त्म की और सलाम फेर लिया। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। खदीजा, मुझे डर लग रहा है। समर की खौफज़दा सी आवाज़ आई। शायद वो अपने कमरे में अकेली थी। आगे आ जाओ, बेड पे बैठो, मैं वैसे भी नमाज़ पढ़ रही हूँ। उसने नरमी से कहा। नहीं, तुम हमारे कमरे में आओ। अमीमा बोलती हैं कि ये कमरा असीबी है। समरा ने इनकार करते हुए कहा तो उसने चाय नमाज लपेट के हाथ में पकड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसकी आंखें मुद्दतों से अंधेरे की आदत थी। सो बिना किसी चीज से टकराए बाहर निकली। बाहर हल्की सी चांद की रोशनी छाई हुई थी।
वो समरा के साथ इनके कमरे में चली आई। समरा ने नोकिया फ़ोन की नन्ही सी टॉर्च रोशन की और इसका रुख छत की तरफ किया तो सारा कमरा मद्धम रोशनी से भर गया। खदीजा ने हाथ में पकड़ी चाय नमाज़ एक तरफ बिछा दी और बाकी नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज़ मुकम्मल करके वो वहीं बरीरा के बिस्तर पर बैठ गई। अमीमा और बरेरा अभी तक नहीं आई थी। वो उंगलियों के पूरों पे तस्बीह फ़ातिमा पढ़ने लगी। नींद से बदस्तूर आँखें बंद होती जा रही थीं। पता नहीं यूपीएस कब ठीक करवाएंगे। कितने सुस्त हैं हमारे घर वाले। समरा की उकताहट भरी आवाज में वो मुस्कुरा दी। अचानक उसे ख्याल आया। समरा, क्या तुम मेरी अम्मी और पापा के बारे में कुछ जानती हो? उसने पूछा। यही कि शादी के बाद इनका रोड एक्सीडेंट हो गया था और वो दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। वैसे तुम्हें ये सवाल दादी माँ से पूछना चाहिए। समरा ने बईना बरीरा का जवाब दोहराते हुए कहा तो वो मायूस हो गई। मगर फ़िक्र ना करो, डायरी मिल गई तो मैं वो पेज तुम्हें फाड़ कर दे दूँगी, जिनमें इनका, यानी तुम्हारे अम्मी-अब्बू का ज़िक्र है। समरा ने कहा तो वो खामोश हो गई। अचानक कदमों की आवाज़ें उभरी और बरीरा अमीमा के कमरे में दाखिल हुई। चलो अच्छा हुआ तुम यहाँ हो, मैं आते हुए यही सोच रही थी कि तुम्हें यहीं बुलवा लूँगी। लाइट तो पता नहीं कब आए। बरीरा खुश हुए कंबल इसके लिए खोलने लगी। वो इसे मना न कर सकी। तुमने क्यों देर लगाई आज अमीमा? समरा ने पूछा। एक लंबी बहस जीत के आई हूँ। अमीमा अपने बिस्तर पर दराज होते हुए बोली। लंबी बहस? कैसी बहस? बल्कि मुझे पूछना चाहिए कि किससे जीती बहस? समरा मुतजस्सिस हुई। खदीजा ने इनकी बातें नजरअंदाज की, कंबल खोल के खुद पे फैलाया। नींद से उसका बुरा हाल था, जबकि बरीरा नमाज पढ़ने लग गई थी। मुस्तफा भाई के दोस्त की बहन की शादी है और वो अपने कमरे की क्लासिक आराइश के लिए एंटीक फर्नीचर चाह रही हैं। अमीमा ने जमाई देते हुए कहा। आहा, क्या शानदार ज़ौक़ की लड़की है। बिलाशुबा एंटीक फर्नीचर से इसके कमरे को शाहाना अंदाज दे देगा। ऐसा अंदाज जो कभी आउट ऑफ डेट नहीं होगा। समरा ने गायबाना इस लड़की को किसी इंटीरियर डिज़ाइनर की तरह सराहा। लेकिन इस बात का तुम्हारी बहन से क्या लेना देना? ख्याल आने पर वो चौंकी। ये तुम सोचो, अगर बूझ लिया तो तुम्हारे लिए मेरे पास म्यूजिक से मुज़य्यन एक चीज़ है, जिसमें तुम अपना फेवरेट रेडियो भी सुन सकोगी। अमीमा ने जैसे उसे चैलेंज दिया। खतीजा की नींद में इनकी बातें खलल डालने लगी। वो ज़रा कुसमुसाई ताकि इन्हें इसकी नींद का ख़्याल आ जाए। मगर बेसुध। समरत जोश से शुरू हुई। तुमने मुस्तफ़ा भाई से बहस की होगी कि इनके दोस्त की बहन की चॉइस अच्छी नहीं। मैं क्यों इस लड़की की चॉइस पे बहस करने लगी? अमीमा ने इसकी बात रद्द की। समरा ने सर खुजाया और कमरे में खामोशी छा गई। शायद वो गौर-व-गौस कर रही थी। फिर किसकी चॉइस पे बहस की तुमने? समरा ने अचानक पूछा। अपनी? अमीमा ने जैसे बेध्यानी में जवाब दिया और दूसरे पल ज़बान दाँतों तले दबाई जैसे नादानस्तगी में वो कोई हिंट समरा को दे चुकी हो। ओह! मुझे कहने दो कि मुस्तफ़ा भाई को अपने बहन दोस्त की बहन की शादी की बहन के लिए समीना फूफू का फर्नीचर चाहिए, जो उन्होंने 20 सालों से तुम्हारे लिए रखा हुआ है। मगर तुम्हें चूँकि रॉड आयरन और रंग-बिरंग वैरायटी का लेमिनेशन फर्नीचर पसंद है, इसलिए तुमने समीना फूफू के साथ बहस की होगी कि तुम्हें ये पुराना फर्नीचर नहीं चाहिए और समीना फूफू ने अपना फर्नीचर मुस्तफ़ा भाई के दोस्त को देने का अंदिया दे दिया होगा। समरा ने मुख्तसरन इस खुद साख्ता पहेली को हल किया। खतीजा का दिल अनोखे अंदाज में धड़का। यकीनन मुस्तफ़ा उसकी खातिर ये सब कर रहा था। तुम कभी ये ना बूझ पाती अगर मैं इशारा न देती तुमको। अमीमा ने कहा। जो भी हो, लाओ अब मेरी चीज़। समरा चहकती हुई बोली। तुम लोग थोड़ी देर के लिए खामोश रहोगी प्लीज। मेरी नमाज गुडमुड हो रही है। बरीरा ने इनको टोका तो दोनों की आवाजें सरगोशियों में बदल गईं, जबकि खतीजा को अपनी नींद उड़ती हुई महसूस हुई थी। इसकी सोचों पे अब भी मुस्तफ़ा हावी था। वो बाकी रात सो न सकी, यहाँ तक कि फजर की अज़ानें होने लगी। वज़ू बनाते वक्त जब उसने पानी चेहरे पर डाला तो जलती आंखों को सादा पानी ने सुख की बजाय मज़ीद तकलीफ दी थी। नमाज पढ़ के उसने बरीरा को नमाज के लिए जगाया और अपने कमरे में आ गई। कुरान पढ़ते हुए उसे न जाने कितनी देर गुजरी थी जब बरीरा ने कमरे में झांका। नीचे में आता ना 10 बजे तक समीना फूफा और सुरैया चची चली जाएंगी लंबे सफ़र पे। बस फिर कोई डर नहीं तुम्हारे लिए। क्या वो ट्रेन से जाएंगी? उसने कुरान बंद करते हुए पूछा। अरे नहीं डाइवो, बस से। क्या तुम हमारे कमरे में ठीक तरह से सो नहीं पाई हो या तुम रोती रही हो? बरीरा इसकी सूरत देखकर चौंकी। नहीं, मैं सो नहीं पाई। उसने लब काटे। ओह! ऐसा करो कि तिलावत करके सो जाना या फिर स्लीपिंग पिल्स ला दूँ। बरीरा ने कहा। नहीं, मैं ऐसे ही कोशिश करती हूँ। उसने मना करते हुए कहा और कुरान खोल लिया, जबकि बरीरा चली गई।
15 मिनट तक उसने मज़ीद तिलावत की और कुरान में मुंसलिक फ़ीता उस सफ़े में रखा जहाँ से अगली सूरत पढ़नी थी और कुरान बंद करके उसे उसकी जगह पर रखकर बिस्तर पर आ गई। पहले हज़ारों ख़यालात पे नींद हावी हो जाती थी। अब सिर्फ़ एक ख़याल पे नींद हावी हो जाता है। एक ख़याल नींद पे हावी हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा? उसने उदासी से सोचा और दोनों हथेलियों से आँखें मलीं। ये कैफ़ियत वक़्ती तो क्यों नहीं, हर वक़्त क्यों तारी रहने लगी है? मुस्तफ़ा भाई को सोचना, हर ज़ाविये से सोचना और फिर असर नो सोचना। उसने सर थाम लिया। न जाने कितनी देर बाद बरीना ने दरवाज़ा खोला और उसे नीचे आने का इशारा किया और गायब हो गई। चलो, एक फ़ायदा तो हुआ, वक़्त गुज़रने का एहसास नहीं हो रहा। उसने टाइम पीस पे नज़र डाल के सोचा, जहाँ 10:15 का वक़्त नज़र आ रहा था। नीचे उतरी तो नज़रें बेख्तियार दाएं तरफ उठी। कमरे मुस्तफ़ा के कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो बावर्ची खाने में चली आई। नाश्ता कर लो, मैंने बना लिया था तुम्हारे लिए। मैं ज़रा जाती हूँ अम्मा के कमरे में। अमीमा ने सारा नक्शा बिगाड़ा हुआ है उनके कमरे का। ठीक है, उसने मुख्तसरन कहा और कुर्सी पर बैठ के ट्रे अपनी तरफ खिसकाई, जिसमें 2 सिंके हुए ब्रेड, एक उबला अंडा और चाय का बड़ा मग था। उससे पहली बार बरेरा पे हैरानगी हुई। मुस्तफ़ा अगर इसका ख्याल रख रहा था तो सिर्फ इसलिए कि वो घर से भागने का ना सोचे। मगर बरीरा ऐसा क्यों कर रही थी? आखिर इसकी काया पलट कैसे हुई? नाश्ता करते हुए एक नया ख्याल इसके ज़हन में आया। नाश्ता खत्म करके वो बरीरा के पीछे अम्मा के कमरे में आई। वो कुछ चीज़ें ज़मीन से उठाए मेज़ के दराज़ों में रखती जा रही थी। खदीजा ने भी इसका साथ देना शुरू किया और 15 मिनट तक सब कुछ अपनी जगह पर था। अम्मा कहाँ हैं? उसने पूछा। वो इफ़त चची आपकी नए के घर गई हैं। बरीरा ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो वो भी दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। क्या मुस्तफ़ा भाई भी समीना फूफो के साथ गए हैं? उसने पूछा। नहीं, शावेज़ गया है इनके साथ। इन्हें बस में सवार करवा के आ जाएगा वापस। इतने में समरा इनके पास आ गई। बरीरा मुस्तफ़ा भाई के साथ एक लड़का आया नीचे फर्नीचर देखने। यकीन करो, अगर मुस्तफ़ा भाई साथ ना होता तो खासा वजीह लगता। बस मुस्तफ़ा भाई की वजह से ज़रा पर्सनैलिटी दब गई। ये उसकी तारीफ थी या तस्दीक? बरीरा को हंसी आ गई। मैं सच कह रही हूँ। मैंने बरामदे के पर्दे से इनको छुप कर देखा। तुम भी देखो, अभी जब वो बाला खाने से उतरेंगे तुम्हें यकीन आ जाएगा। समरा ने अपनी बात पर जोर दिया। मुझे माफ़ी रखो ऐसी हरकतों से। वो दूसरी अमीमा कहाँ है? बरीरा चौंकी। तुम बैठो, मैं खुद देख कर आती हूँ। समरा ने जल्दी से कहा, बाहर की तरफ भागी। यकीनन वो अब हमारा कमरा छान रही होंगी और उसे चलता किया होगा ताकि सुकून से अपना काम करे। बरीरा ने अंदाजा लगाते हुए कहा। वो खामोश रही। तुम यहाँ हो भी? बरीरा ने उसके सामने चुटकी बजाई। वो मुस्कुरा दी। तुम किसी शायरा की तरह खामोश और साकित हो, जैसे गज़लों की आमद हो रही हो तुम पे। आखिर किस सोच में गुम हो? उसने नफी में सर हिलाया। कोई परेशानी है? अभी तो समीना फूफो से 15-20 दिनों के लिए जान छूटी। मगर तुम खुश नजर नहीं आ रही सजा दीवे। कोई मसला है तो बताओ, शायद मैं हल कर सकूं। बरीरा ने अपनायत से कहा। नहीं, बस वैसे ही। नींद की तो कब नींद नहीं पूरी की तो तभी। उसने कहा। बरीरा गहरी नजरों से उसे देखने लगी। जब भारी कदमों की धमक इनकी तरफ आती सुनाई दी। शायद मुस्तफा भाई आ रहे हैं। बरीरा ने कहा और दरवाजे की सिमत देखने लगी। खतीजा का दिल अजीब अंदाज में धड़का। जज्बात में होता बदलाव बहुत सहरंगेज था। जब वो दरवाजे पर नमूदार हुआ तो इसकी धड़कनों में जैसे एक तलातुम उठा। अपने जज्बात छुपाने के लिए वो उठी और कुछ न सोचा तो खिड़कियों के पर्दे खींच के आगे करने लगी। मुस्तफ़ा ने इन्हें मुख्तसरन कमरों में ही रहने का कहा ताकि कुछ लड़के सामान ले जाएं और वापस चला गया। थोड़ी देर में समरा और बरीरा भी आ गई। थकन से नढाल अमीमा बेड पे दराज हो गई, जबकि समरा बाहर ही रुके बरामदे के पर्दे में झरी करके देखने लगी। समरा, बरीरा के लहजे में तंबी थी। वो मुंह बसूरती वापस आई और धप से बिस्तर पर दोनों हाथ गोद में रख के बैठ गई। आराम ना आया तो फिर उठी। बस थोड़ी देर बरीरा, सिर्फ देखती हूँ क्या सामान लेकर जा रहे हैं। लड़कों को एक आंख से भी नहीं देखूंगी। उसने कहा और उसकी बात सुने बिना बाहर भागी। बरीरा ताज्जुब से सर हिला गई। काफी देर बाद वापस आई। कितनी नाकदरी लड़की हो तुम। काश ये इतना खूबसूरत गलकारी से मरसा फर्नीचर मेरी माँ ने मेरे लिए रखा होता। हाय हाय, वो कदे आदम मुनकश फ्रेम का आईना और वो काउच और सोफा जो अब भी नया लग रहा था, सब ले गए एक एक करके। अमीमा को मुखातिब करते हुए बोली, चेहरे पर वाज़ह महरूम हो जाने का अफसोस था। तो फिर ये सड़ी हुई शक्ल काफी नहीं, तुम्हें रोना भी चाहिए, अगर इतना ही अच्छा लगा तुम्हें तो।
अमीमा तब के बोली, अरे मजाक था यार। समरा ने उसका मूड देखकर पैंतरा बदला। बरीरा, काफी बना दो जरा 2 कप। साथ बिस्किट वगैरह भी हों तो वो भी रख लेना। मुस्तफा सामने हुआ। मुस्तफा भाई के सारा सामान ले गए? समरा ने पूछा। हाँ। बउजलत कहकर वो पलटा तो समरा ऊपर की तरफ भागी, जबकि बरीरा काफी बनाने चलेगी। पीछे वो और अमीमा रह गए। अचानक अमीमा के हाथ में स्मार्टफोन नजर आने लगा। वो तेजी से टाइप करती जा रही थी। खतीजा मुतहैयर से उसे देखने लगी। मोबाइल फोन का तस्वर भी इस घर में महाल था, लेकिन इसके हाथों में ये ममनू चीज पकड़ी हुई थी। यूं समझो तुमने कुछ नहीं देखा, टाइपिंग जारी रखते हुए अमीमा ने कहा। यकीनन मुखातिब वो थी जो उसे जवाब देने में दिक्कत हुई। खतीजा, खतीजा, अचानक समरा उसे पुकारती अंदर आई। तुम्हें चलकर अपना कमरा देखना चाहिए। वाह, अगर मुझे तन्हा सोने में डर न लगता तो वो कमरा मैं तुमसे हथिया लेती। वो पुरजोश थी। खदीजा उठी। अमीमा तुम भी आओ देखो तो कितना बदल गया है वो कमरा। समरा ने अमीमा से कहा। मैं आती हूँ थोड़ी देर तक। खतीजा ने देखा। अमीमा अब खाली हाथ थी। वो समरा के साथ बाहर निकल आई। आगे पीछे चलती दोनों ऊपर आई और एक दीवार के साथ धूल से अटी चादरों का ढेर पड़ा हुआ था। झिझकते हुए वो कमरे में दाखिल हुई। सरप्राइज। अगरचा के नीचे इतला दे के मैंने इस सरप्राइज का कबाड़ा कर दिया था, मगर खैर फिर भी। और ये देखो नया बेड, वो भी फोम मैट्रेस का। आरामदेह। समरा बेड पे लेटी और इसका पिंक कवर छू के देखो जरा। फोम की सतह पे उसने नफासत से हाथ फेरा। अल्लाह अल्लाह, ये कितना नरम है। और साथ में ये टेबल देखो, इसके दराज लॉक वाले हैं। ओह, मैं तुम्हें पियानो वाले कीचेन गिफ्ट करूंगी। म्यूजिक की रसिया, समरा ने कहा। और ये देखो, घड़ी कितनी खूबसूरत है ना समरा। समरा ने इसकी तवज्जो ऊपर दीवार की तरफ की। ये वक्त बहुत खूबसूरत है। इसकी निगाह घड़ी की सुइयों पर थी। और ये देखो, तुम्हारे कपड़ों के लिए क्यूट सी केन की अलमारी। वो अब अलमारी के दरवाजे खोले इसका अंदर से जायजा ले रही थी। खदीजा ने खुद से जो चीज देखी, वो एनर्जी सेवर का दूधिया रोशनी वाला बल्ब था और सब्ज जीरो बल्ब की जगह हल्का नीला रंग नजर आ रहा था। मुस्तफा इसका ख्याल रख रहा था, ये इसके ख्याल में बस रहा था। वो समझ ना पाई। ओ खतीजा, ये देखो, इस खिड़की से सर जैसे सारा आसमान नजर आ रहा है। समरा अब खिड़की के पट खोले सर बाहर किए खुशी से चिल्लाई। मेरे ख्याल से ये तुम्हारे कमरे की सबसे खूबसूरत चीज है। कितने बरस तुमने कुदरती रोशनी के बिना हब्स में गुजारे हैं। बरीरा की आवाज पर उसने उसे देखा। मैं अमीमा को बुला कर लाती हूँ समरा। बरीरा को देखकर छपाक से निकल गई। ये सब बहुत दिलावेज है। क्या तुम मेरे साथ ये कमरा शेयर करोगी? उसने बरीरा के हाथ थाम कर उनसीयत से पूछा। मुस्तफा भाई से पूछने पड़ेगा वैसे। तुम्हें नहीं लगता मुस्तफा भाई को तुमसे मोहब्बत हो गई है? बरेरा की बात पर जैसे खतीजा को करंट लगा। बरेरा के हाथ उससे छूट गए। ये क्या कह रही हो? वही जो महसूस कर रही हूँ, बल्कि सभी महसूस कर रहे हैं। तो तुम क्यों नहीं कर रही? तुम्हें गलत फहमी हुई है, बहुत बड़ी। उसने बरीरा की तरफ पुश्त करते हुए कहा और मुस्तरब होकर कलाई मसलने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि मुस्तफ़ा उसे इन चीज़ों की जंजीरें तभी पहना रहा था ताकि वो यहाँ से भागकर इनकी इज्जत खाक में न मिला दे। ये गलत फहमियाँ नहीं, मेरी मिसाल ले लो। तुम्हें हैरानगी नहीं हुई मेरा मिजाज कैसे बदला? बरीरा घूमकर उसके सामने आई। मुस्तफ़ा भाई ने मुझसे इल्तिजा नहीं की, दरख्वास्त नहीं की, बल्कि मुझे हुक्म दिया कि तुमसे दोस्ताना रवैया इख्तियार करूं। हो सकता है इसके पीछे कोई वजह हो। वो इसकी बात से कायल हुए बिना बोली। वो सबसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखने लगे हैं, बरीरा ने कहा। ख्याल तो वो अमीमा का सबसे ज्यादा रखते हैं, बल्कि कभी कभी तो समरा के लिए चॉकलेट्स तक लाते हैं। और खुद तुम्हारे साथ इनका रवैया सबसे ज्यादा बेहतरीन है। ख्याल रखना कोई दलील नहीं। उसने बरीरा को झुटलाया। मैंने इन्हें आजमाने की जुर्रत की है खतीजा। मैंने इन्हें बताया कि मैं प्राइवेट ग्रेजुएट करना चाहती हूँ। उन्होंने फिलफोर इनकार कर दिया। मगर जैसे ही मैंने कहा ये तुम्हारी ख्वाहिश भी है और तुम भी प्राइवेट पढ़ना चाहती हो, तो बिना तवक्कुफ वो बोले कि जन दिनों तक वो प्रॉस्पेक्टस ले आएंगे और होम ट्यूटर का बंदोबस्त भी कर लेंगे। क्या इसके बाद भी तुम कहोगी ये मेरी गलत फहमी है? खतीजा का इस तरह बढ़ गया। प्लीज प्रेरा प्लीज, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा सिर्फ इसलिए है कि मैंने इस घर से भागने की कोशिश की थी। वो मैं हूँ जिसकी वजह से तुम्हारा जामिया छूट गया। अमीमा का कॉलेज आना जाना बंद हुआ क्योंकि मैं इस घर से और इसके मकीनों से तंग आ चुकी थी और मैं भाग कर दारुल अमान जाना चाहती थी। मगर उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरे लिए जिंदगी बेहतर करेंगे। बस सारी बात इतनी है खतीजा।
खतीजा शायद जिंदगी में पहली बार इतना तफसील से बोली थी, जबकि बरीरा शॉक्ड सी उसे देखती रह गई। दूसरे पल बिना कुछ बोले कमरे से निकल गई। बरीरा, वो इसके पीछे लपकी, मगर उसे सिर्फ सीढ़ियों से नीचे जाती बरीरा का उड़ता आंचल नजर आया था। वो अफसरदा से वापस आके बिस्तर पर बैठ गई। अगले 2 दिन इसके बेकैफ गुजरे। नई चीजें, खिड़की से आती खुशगवार और कुदरती रोशनी भी उसे खुश न कर सकी, क्योंकि बरीरा इससे बातचीत नहीं कर रही थी और ना ही मुस्तफा से उसका सामना हुआ था। वह सुबह सवेरे निकल जाता और रात को देर से घर आता। तीसरे दिन वो ईशा की नमाज पढ़ रही थी जब शोर मचाती समरा आई और उसके सलाम फेरने का इंतजार किए बिना बोली, मुबारक हो, बरीरा की मंगनी हो गई है। याहू, अब कौन मुझे कराची जाने से रोकेगा? समरा का लहजे से खुशी से छलक रहा था। उसने इत्मीनान से नमाज खत्म की। मुबारक हो, मगर मैं समझी कि सुरैया चाची शादी पे गई हैं कराची। शादी पर भी गई हैं, लेकिन वहां से दूर पर के रिश्तेदारों ने बरीरा का रिश्ता भी मांगा था। स्वामी ने सोचा शादी पर तो वैसे ही जा रही हैं, क्यों न लड़का और इनका घर भी देख लें। ओह खतीजा, मैं कितनी खुश हूँ, इतने बड़े शहर में बरीरा जाएगी, रोशनियों के शहर में। मुझे तो खुशी जाहिर करने के लिए अपने दांत भी कम लग रहे हैं। समरा ने कहका लगाते हुए कहा तो उसे हंसी आ गई। सुनो, बरीरा से कहो कि ट्रीट दे, मुझे तो काट खाने के लिए दौड़ रही है। तो मैं कुछ मंगवा लेती हूँ ना, पैसे हैं ना मेरे पास, खतीजा ने कहा। ला के कौन देगा? मुस्तफा भाई तो देर से आते हैं, समरा बोली। तो शावीज भाई? वो थोड़ा झिझक के बोली। हाथी के कान में सो रहे हो क्या? मुस्तफा भाई ने दूसरे शहर की यूनिवर्सिटी में इसका माइग्रेशन करवा दिया है और अब वहीं हॉस्टल में होता है। वो यकलख्त खामोश हुई थी। एक और एहसान, उसने सोचा। समरा जिस तरह बोलती हुई आई वैसे ही चली भी गई। उसने नमाज मुकम्मल की और नीचे बावर्ची खाने में आ गई। 2 कप चाय बनाने लगी। मुस्तफा की आवाज पर उसने चूल्हा बंद किया और तेजी से बाहर आई। वो फोन पे किसी से बात करता कमरे का लॉक खोल रहा था। वो शशरपंज में खड़ी उसे देखती रही, जो दरवाजा खोल के अंदर जा चुका था। बहुत सी बातें थीं जिनका वो शुक्रिया अदा करना चाहती थी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि शुक्रिया के बहाने वो इसकी आंखों में अपना अक्स देखना चाहती थी, इसके रूबरू होना चाहती थी, इसकी नर्म और मली आवाज सुनना चाहती थी। मगर गहरी सांस लेकर वो पलट गई। चाय बना के उसने 2 कप ट्रे में रखे और ऊपर आ गई। बरीरा अपने कमरे में अकेली ही थी। वो बेड पे बरीरा के सामने बैठी और चाय की ट्रे अपने और बरीरा के दरमियान रखी। बरीरा ला ताल्लुक से किसी किताब की वर्क गर्दानी करती रही। मुबारक हो मंगनी की, उसने कहना शुरू किया। तुम जानती थी मेरे साथ पारे हिफ्स के रह गए थे। तुम्हारी वजह से मेरा हिफ्स मुनक़ता हो गया। बरीरा की आवाज़ भर आ गई। मंगनी वाली बात जैसे उसने सुनी ही नहीं। मुझे अफ़सोस है, मगर मैं कोशिश करूँगी सब ठीक हो जाए। यकीन करो, मुस्तफ़ा भाई को कायल कर लेंगे हम। खतीजा का लहजा एहसास जुर्म से मग़लूब था। बरीरा के गाल आंसुओं से भीगने लगे। इनके दरमियान अब खामोशी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी बरीरा को कैसे खामोश करवाए, इसको किन लफ्ज़ों से तसल्ली दे। खैर, बरीरा ने दुपट्टे के पल्लू से गाल साफ किए। मुस्तफ़ा भाई प्रॉस्पेक्टस लेकर आए हैं। वो उठी और अलमारी की तरफ बढ़ी और प्रॉस्पेक्टस लेकर वापस आई। वो ज़्यादातर खफा रहने वालों में से नहीं थी। बहुत खूब, अमीमा कमरे में दाखिल होते हुए बोली। नजरें बरीरा के हाथों पर थी। ई लर्निंग के इस दौर में तुम दोनों दकियानुसी अंदाज में होम ट्यूटर से पढ़ोगे। अगर तुम पढ़ना चाहो तो बात करो मुस्तफ़ा भाई से। बरीरा ने इसका लहजा नज़रअंदाज करते हुए कहा। ना बाबा ना, मैं या तो रेगुलर पढ़ूंगी या फिर मुस्तफ़ा भाई की तरह डिजिटल क्लासरूम में बैठ के स्टेफन स्टेनफोर्ड के प्रोफेसरों से पढ़ूंगी। अमीमा ने जवाब दिया। मुस्तफ़ा भाई ने ऑनलाइन सिर्फ कंप्यूटर के चंद कोर्स किए। बरीरा मुतरज़ हुई। कुछ भी हो, ऑनलाइन पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। बंदा एक बिल्कुल ही अनोखी दुनिया में होता है। तुम क्या जानो? बरीरा ने इसका तमस्खर उड़ाया और डाइजेस्ट की वरगर्दानी शुरू की। अमीमा के तासुरात से वाज़ेह था कि वो इनके दरमियान खलल बनती रहेगी। सुबह बात कर लें, मुझे नींद आई हुई है। बरीरा ने एक नज़र अमीमा पर डाल के खतीजा से कहा। मुझे भी, खतीजा बोली और शब बखैर बोलती अपने कमरे में आ गई। दरवाज़ा बंद किया, टेबल की तरह से नींद की गोली निकाली और पानी से निकल ली। नर्म फूले हुए तकिए पर इसका सर धंसा और 20-25 मिनट बाद वो गाफिल सो रही थी। अगला दिन मसरूफ साबित हुआ। वो और बरीरा मिलकर कपड़े धोने लगी। समरा और अमीमा ने आज बावर्ची खाने का काम संभाला था। दोपहर में समरा के हाथ का बदमज़ा खाना
اور امیمہ کے ہاتھ کی جلی روٹی کھا کے اس نے برتن دھوئے اور آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری جب دروازہ کھلا اور امیمہ اندر آئی۔ وہ حیران سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی آمد غیر متوقع تھی۔ مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے، انداز میں سرد مہرے لیے وہ تنقیدی نظروں سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں سمجھی نہیں، بیڈ سے اترتے ہوئے اس نے کہا۔ مجھے نہیں لگتا میں کوئی بے سر و پا بات کی ہے۔ میری بات واضح ہے کہ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ کیسی مدد؟ وہ الجھی۔ میں نے تمام کمرے چھان مارے سوائے ایک کے۔ امیمہ نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مصطفیٰ بھائی کا کمرہ؟ ختیجہ کے لب لرزے۔ بالکل ٹھیک، وہاں تمہارے سوا کوئی نہیں جا سکتا، بریرہ بھی نہیں۔ اس نے تائیدن سر ہلایا۔ مجھے نہیں لگتا ڈائری کی تلاش کسے ہے، اور میں کیوں کسی بڈھے کے واحد سفر ناموں میں دلچسپی رکھوں گی؟ امیمہ نے اس کی بات کاٹ کے ابرو اچکا کے پوچھا۔ ختیجہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے میری ماں کا زیور چاہیے جو کچھ دن پہلے مصطفیٰ بھائی نے مجھ سے لے لیا تھا جب میں احمر کے ساتھ بھاگنے کے ارادے سے گھر سے نکلی تھی۔ ختیجہ کو لگا وہ چھوٹی سی لڑکی کوئی سنگین مزاح کر رہی تھی، صرف اسے حیران کرنے کے لیے۔ تم ایک بےزر اور معصوم لڑکی ہو، تمہیں ساری بات بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ احمد میرا دوست ہے، اس کا تعلق ایک لبرل فیملی سے ہے، مگر میری وجہ سے اس کے باپ نے اسے جائیداد سے آگ کر دیا کہ ہم ان کے ہم پلہ نہیں، اور ایسا شخص جسے جائیداد سے آگ کر دیا گیا ہو کون رشتہ دے گا؟ اور میری ماں تو ہرگز بھی نہیں۔ سو ہم نے بھاگ کر دوسرے شہر میں کورٹ میرج کا پلان کیا، مگر ہمیں اس کے لیے کثیر رقم چاہیے تھی، رہائش اور کچھ دیگر ضروریات کے لیے۔ سو میں نے امی کا سارا زیور چھوٹے بیگ میں ڈالا، اور جب رات کو سب سو گئے تو میں گھر سے نکل گئی۔ مگر شوئے میں قسمت، اس دن مصطفیٰ بھائی دیر سے گھر آئے اور راستے میں ان کی نظروں میں آ گئی۔ انہوں نے مجھے واپس گھر لا پھینکا اور میرا بیگ اپنے پاس رکھ لیا۔ سو مجھے وہ بیگ چاہیے۔ احمد سے اور انتظار نہیں ہو رہا، اور مجھے وہ بیگ چاہیے ہر قیمت پر۔ یہ بات تھی تو سارے گھر کی کمروں کی تلاشی کیوں دی؟ ختیجہ کو لگا وہ ہنوز کوئی سنگین مذاق کر رہی ہے، اور ابھی کہا لگا کے اپنی بات کی تردید کر دے گی۔ کیونکہ میں اپنے زیور سے مایوس ہو چکی تھی، میں نے سوچا عفت اور سریا چچی یا اماں کو کوئی زیور مل جائے تو وہی لے کے بھاگ جاؤں، مگر صرف عفت چچی کے کمرے سے ایک گولڈ کی چین ملی۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی یا میری باتیں کسی کو بتائی تو یہ چین مصطفیٰ بھائی کو تمہارے کمرے سے ملے گی، باقی تم خود تصور کر لو کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ ختیجہ کے جسم میں خوف کی ایک لہر اٹھی، اس کا سارا وجود جیسے سنسنا اٹھا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کیوں نہ تمہارے ذریعے اپنا زیور واپس لیا جائے۔ مصطفیٰ بھائی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اگر تم ان کے کمرے میں جاؤ گی، کیونکہ ان کی نظر میں بھی تم معصوم سیدھی سادی سے ہو۔ تو پھر کیا خیال ہے، لاؤ گی میرا زیور؟ ختیجہ نے بدوقت اسبات میں سر ہلایا۔ آج اتوار ہے، مصطفیٰ بھائی گھر پر ہی ہیں، انہیں کسی بہانے کمرے سے باہر کرو اور میرا بیگ ڈھونڈو۔ رات تک یہ کام ہو لینا چاہیے۔ اور ایک بات دھیان سے سنو، اگر تلاشی لیتی ہو مصطفیٰ بھائی نے تمہیں دیکھ لیا تو میرا نام نہیں لینا، ورنہ یہ گولڈ کی چین۔ امیمہ نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے ہاتھوں میں گلے کی موٹی سی چین لٹک گئی۔ سمجھ گئی نا؟ ختیجہ نے زرد رنگت کے ساتھ سر ہلا دیا۔ امیمہ مزید کوئی بات کیے بنا واپس چلی گئی۔ وہ گرنے والے انداز میں بستر پر بیٹھی اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اسے مصطفیٰ کی بات یاد آئی جب اس نے امیمہ کے کالج جانے کی بات کی تھی تو امیمہ کے بارے میں کہہ رہا تھا، اور یہ ساری پابندی امیمہ کی وجہ سے لگی، نہ کہ میری وجہ سے۔ وہ سوچتی چلی گئی۔ وقت آہستہ آہستہ سرکتا گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کے وہ نیچے اتری۔ مصطفیٰ کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، سامنے کوئی بھی نہ تھا۔ اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے مصطفیٰ کے کمرے کے سامنے آ رکی اور آہستگی سے دستک دی۔ آ جاؤ۔ مصطفیٰ کی نرم آواز پہ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں تحیر ابھر کے معدوم ہوا۔ وہ اس کے قریب آ کے رک گئی۔ کچھ چاہیے تھا؟ وہ اس کی طرف متانت سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھیں، بریرہ کی منگنی کی خوشی میں ٹریٹ دینی تھی۔ اس نے بولتے ہوئے پوری کوشش کی کہ وہ لہجے اور تاثرات سے گھبرائے ہوئی یا خوف زدہ نہ لگے۔ منگنی بریرہ کی ہوئی اور ٹریٹ تم دو گی اسے؟ اسے لگا کہ مصطفیٰ کے لب مسکرائے، مگر وہ اسے لگا تھا کیونکہ یہ بات اس نے سنجیدگی سے کی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ مصطفیٰ نے پیڈ اس کے سامنے رکھا، ہاتھ ساتھ میں رولر بال پین بھی۔ لسٹ بناؤ۔
चॉकलेट केक, पेस्ट्रियाँ और सॉफ्ट ड्रिंक लेकर उसने पेन पैड पे रख दिया। बस? मुस्तफ़ा ने ताज्जुब से लिस्ट पे नज़र दौड़ाई। मुझे ज़्यादा चीज़ों के नाम नहीं आते। उसने शर्मिंदा हुए बिना कहा। अभी चाहिए? मुस्तफ़ा ने कहते हुए पूछा। हाँ, अभी, उसने 2 हर्फ अदा करते हुए कहा। मुस्तफ़ा ने लैपटॉप शट डाउन किया। मैं ये किताबें देख सकती हूँ? उसने जल्दी से बेड के साथ रखी मिनी लाइब्रेरी की तरफ इशारा किया। पढ़ भी सकती हो, मुस्तफ़ा ने उसे देखे बिना कहा और कमरे से निकल गया। वो धड़कते दिल से किताबों की तरफ बढ़ी। टेबल पे एक किताब पड़ी थी। उसने उठा के देखा। उन्वान था 40 चिराग इश्क के। नीचे मुसन्निफ़ा का नाम एल्फ शफ़क़ लिखा था। उसने किताब खोली। खुद को इतनी मोहलत देने के लिए कि मुस्तफ़ा घर से चला जाए। इसके सामने वो सफ़ा खुल गया, जिसमें सुनहरी पट्टी जैसा बुक मार्क रखा हो गया था। इसकी नज़रें तेज़ी से सफ़े पे फिसलने लगी। तुम मुझसे खौफज़दा हो अलाउद्दीन, शम्स तबरेज़ ने तवक्कुफ़ के बाद कहा। क्या तुम जानते हो तुम मुझसे किसकी याद दिलाते हो? भेंगे मावन की। ये कहानी है। क्या तुम्हें कहानियाँ पसंद हैं? मैंने कंधे उचकाए। मेरे पास इनके लिए फालतू वक़्त नहीं। शम्स तबरेज़ की लबों पर एक तवाज़े भरी मुस्कुराहट उभरी। जिसके पास किस्से कहानियों का वक़्त ना हो, वो ऐसा शख्स है जिसके पास खुदा के लिए वक़्त नहीं। उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि खुदा बेहतरीन दास्तान गो है? उसकी नज़रें अगले पैराग्राफ पर पड़ी। शम्स तबरेज़ ने मेरे बोलने का इंतज़ार किए बिना कहानी शुरू की। एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक कारीगर का एक महंगा मुआवन था। इस मुआवन को दोहरी अशिया दिखाई देती थी। एक रोज़ कारीगर ने उसे गोदाम से शहद का मर्तबान लाने को कहा। मुआवन खाली हाथ वापस आया, लेकिन आफंदी, वहाँ 2 मर्तबान हैं। उसने शिकायत की, मैं कौन सा लाऊं? कारीगर इस अपने मुआवन की ये खूबी जानता था। उसने कहा, तुम एक मर्तबान तोड़ दो और दूसरा मेरे लिए उठा लाओ। अफ़सोस, मुआविन इस कदर खर दिमाग था कि वो इन अल्फाज में छुपी हिकमत ना समझ सका। उसने वही किया जो कहा गया और ये देखकर हैरतज़दा रह गया कि दूसरा मर्तबान भी टूट गया। तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? मैंने पूछा। शम्स के सामने अपने गुस्से को अयां करना एक फाश गलती थी। खदीजा की निगाहों ने चंद सतरें छोड़ी और आगे से पढ़ना शुरू किया। वो जल्द से जल्द इस दिलचस्प किस्से को मुकम्मल पढ़ लेना चाहती थी। ये बिल्कुल वाज़ेह है अलाउद्दीन। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम भी भेंगे मावन की तरह दोहरी चीज़ें देखते हो। तुम्हारे वालिद, रोमी और मैं एक हैं। अगर तुम मुझे तोड़ोगे, तो तुम इन्हें भी तोड़ दोगे। खतीजा ने किताब बंद की, कवर पे उन्वान दोबारा पढ़ा और रख दिया, उसे मुकम्मल पढ़ने का इरादा करते हुए। मुस्तफ़ा का कमरा सादा था, सब कुछ सामने था। कुछ भी ढूँढना मुश्किल नहीं था, सिर्फ़ अलमारी की तलाशी लेनी थी, अगर वो लॉक ना होती। उसने आहिस्तगी से धड़कते दिल से दरवाज़ा खोला तो वो खुल गया। अलमारी के 2 हिस्से थे, एक में कपड़ों के हैंगर लटके थे और दूसरे हिस्से में 3 शेल्फ बने थे, जिसमें सबसे ऊपर चंद किताबें और दूसरे शेल्फ में तयशुदा पेंट्स और बनियानें और टाई वगैरह बेतरतीबी से पड़ी थीं। और सबसे नीचे शायद सेफ था। उसने उसे खोलने की कोशिश की तो वो ना खुल सका। थोड़ी देर तबाह आज़माई के बाद उसे छोड़ा और पाँव उचका के ऊपरी शेल्फ के आखिर तक नज़र डाली कि कुछ नज़र आ जाए। मगर सिवाय किताबों के कुछ भी नहीं था। उसने यूं ही चंद किताबें देखी तो अचानक इनके दरमियान जंग आलूद लॉक वाली किताब की तरफ नजर गई, जो यकीनन डायरी थी, क्योंकि लॉक अमूमन डायरियों के साथ होता था। उसने किताबों के वश से वो डायरी निकाली। उसके पुराने कवर पे चाइनीज जबान का कोई अकवाल कुंद था। उसने उसे एहतियात से खोला और अलमारी के साथ रखी कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के कई पेज फटे हुए थे, कुछ पे चाय गिरने के निशान तो कहीं अल्फाज पानी गिरने से मिटे हुए थे। उसने शुरू से एक पेज निकालकर पढ़ना शुरू किया। पेरिस के सफर के दौरान मेरी उम्र 25 साल थी। यकीनन ये वही डायरी थी जिसमें बकौल समरा उसके वालिदैन का जिक्र था। खतीजा ने तेजी से सफ़े पलटे और मुख्तसरन पढ़ के सफ़े उलटती गई। कहीं हिंदुस्तान के ताजमहल का जिक्र था, तो कहीं अहराम मिस्र का, कहीं चीन के बदमज़ा फीके खानों का तस्करा, तो कहीं अफगानिस्तान की बड़ी-बड़ी रोटियों का जिक्र था। कहीं लंदन के क्लब में जुआ खेलने का जिक्र, तो कहीं मक्का मुकरमा मदीने के सब्ज़ गुंबद का सहर अंगेज़ तज़किरा। उसने तकरीबन डायरी का तीसरा हिस्सा खोला। ऐसे लग रहा था वहां से कुछ हर पानी गिरने से फैले हुए हैं और कुछ मिटे हुए। वो पढ़ ना सकी। उसने अगला सफ़ा खोला और पढ़ना शुरू किया। इसमें भी कहीं इसकी मतलूबा बात नहीं थी। नहीं, उसने सरसरी सा
तमाम डायरी का मुताला किया और झंझला के दोबारा ध्यान से देखने लगी। शुएब की वजह से मुझे ईरान का सफ़र तर्क करके वापस आना पड़ा, जिसने हिंदू शादीशुदा औरत को उसकी बच्ची समेत घर लाकर इस औरत से निकाह कर लिया था। उसने चौंक कर वो बात ध्यान से पढ़ी, जबकि वो औरत अपने मज़हब को छोड़ने पर किसी सूरत तैयार ना थी और शुएब इस औरत को छोड़ने पर तैयार ना था। यहाँ तक कि सारा ख़ानदान हमारा मुखालिफ हो गया और मुझे ख़ानदान की नेक नामी बरकरार रखने के लिए एक रोड एक्सीडेंट आगे से हर्फ मध्यम और फैले हुए थे। वो पढ़ ना सकी। शुएब और उसकी बीवी के मरने के बाद उस औरत की 3 साल की बच्ची एक मसले की तरह मौजूद थी, जिसे घर में कोई भी रखने के लिए तैयार ना था, क्योंकि वो मुसलमान की औलाद नहीं थी। सबका कहना था ये इसके बाप को वापस भेज देनी चाहिए। खदीजा की आंखें चिलमिलाने लगी। मगर वो इतनी प्यारी बच्ची कि मैंने उसे वापस करने से इनकार कर दिया और इसकी परवरिश की जिम्मेदारी लेते हुए इसका नाम कसम से बदलकर उम्मुल मोमिनीन के नाम पर खतीजा रखा। डायरी खतीजा के हाथों से फिसलकर नीचे जा गिरी। वो दोनों हाथों से चेहरा ढांपे बेतहाशा रोने लगी। कुछ चीजें छुपी हुई हों तो ही अच्छी होती हैं। इनका जाहिर होना हमारे लिए वबाल जान बन जाता है। हम ऐसी चीजों की जिंदगी समझ के तलाश करते हैं, जबकि दर हकीकत वो मौत होती है। मुस्तफ़ा की बात पर इसके रोने की शिद्दत में तेजी आ गई थी। मुस्तफ़ा ने डायरी उठा के टेबल पर रखी और घुटनों से जीन्स की चुटकियों से पकड़कर ऊपर खींचकर इसके सामने पंजों के बल बैठा। मुझे यकीन है तुम पूरी बात पढ़े बिना रो रही हो। अगर पूरी बात पढ़ी होती तो तुम्हारी हालत इससे बदतर होती। खतीजा ने चेहरे से हाथ हटाए और हाथ की पुश से गाल साफ किए। सॉरी, मैंने आपकी पर्सनल चीजें छुई। सॉरी तो मुझे करना चाहिए कि मैं कुछ भी लिए बिना आधे रास्ते से वापस आ गया, क्योंकि मेरा वॉलेट घर पर ही रह गया था। आपने पढ़ी ये डायरी? क्या ये सच में मेरे बारे में था? खतीजा जो खुद को संभाल चुकी थी, ये पूछते हुए उसकी आंखों से दोबारा आंसू ढलकने लगे थे। क्या तुम्हें अपना आप बख्तावर नहीं लगता? सोचो, जिस शख्स ने इस्लाम की खातिर अपने सगे बेटे को मरवा दिया, उस शख्स के दिल में तुम्हारे लिए नरमी की गुंजाइश पैदा हो जाना, क्या ये मुआजा नमा नहीं? इसे तुम्हें तुम्हारे वालिद को लौटाने में क्या उज़र था? क्या चीज़ माने थी? मगर वो अपने कोल पर जम गए, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अल्लाह ने सजदे को तुम्हारी पेशानी का झूमर बनाना था। कुरान के अल्फाज से तुम्हारे लबों को मुज़य्यन करना था और तुम्हारी ज़िंदगी को इस्लाम से आरास्ता करना था। क्या तुम अपने वालिद के पास जाना चाहोगी? मुस्तफ़ा ने बातों के दौरान अचानक पूछा। खदीजा ने बिना सोचे समझे नफी में सर हिला दिया। क्यों? मुस्तफ़ा ने पूछा। खदीजा को अपने इनकार की वजह अपने सामने नजर आ रही थी। शायद मैं अपनी माँ जैसी हूँ। उन्होंने भी मेरे वालिद को दूसरे मर्द के लिए छोड़ा। मैं इन्हें दीन के लिए छोड़ दूंगी। अगर माँ अपने मजहब पर जमी हुई थी तो मैं भी इन्हीं की तरह अपने मजहब पर जमी हुई हूँ। मुस्तफ़ा को देखे बिना उसने कहा। मुस्तफ़ा की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। दादाजी ने डायरी में लिखा कि तुम सूरतन भी इनके जैसे निकलोगी। क्या तुम दोबारा ये पढ़ना चाहोगी? मुस्तफ़ा उसके सामने से उठा और डायरी उठा के इसकी तरफ मुड़ा। वल्लाह नहीं, कभी नहीं, उसने शिद्दत से इनकार किया। मुस्तफ़ा ने डायरी वापस रखी तो वो अपनी जगह से उठ गई। अब यहाँ पे रुकना बिला जवाज ही था। क्या मैं ये किताब पढ़ सकती हूँ? उसने इश्क के 40 चिराग की तरफ इशारा किया। रख भी सकती हो। मुस्तफ़ा ने किताब उठा के उसे देते हुए पहले वाले अंदाज में कहा, तो उसने वो थाम ली। कमरे से बाहर जाने के लिए वो मुड़ी। खतीजा, मुस्तफ़ा की पुकार पर वो रुकी और पलट कर उसे देखा। अमीमा से डरने की ज़रूरत नहीं। अहमर अब इससे कभी राब्ता नहीं करेगा। खतीजा की आंखें हैरत की ज़्यादती से फैल गईं। क्या आप टेलीपैथी या कुछ इस जैसा जानते हैं? अभी तक तो नहीं। वो जैसे इसकी हैरत से महजूज हुआ। खतीजा बेयकीनी से उसे देखती रह गई। अपने कमरे में किताब छोड़ के वो नीचे अम्मा के कमरे में चली आई, जहाँ बरीरा इनके लिए सफ़ेद दुपट्टे पे छोटे-छोटे सफ़ेद फूल काट रही थी। क्या सोई थी तुम? बरीरा ने उसे देखकर पूछा। नहीं, इनकार करते हुए उसने बरीरा से फ्रेम लिया और खुद कढ़ाई करने लगी। बरीरा ने चंद लम्हे इसकी महारत को तौसीफी नजरों से देखा। इतने में अम्मा का फोन बजा। बरीरा ने उठाकर देखा। अबू हैं दुबई से कहकर उसने कॉल उठाई और बातें करने लगी। काफी देर बाद उसने फोन रखा और उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। चाय ना बनाई जाए? बरीरा ने पूछा। साथ में कुछ मीठा हो जाता तो? उसने सुई में धागा डालते हुए कहा। मीठा तो कुछ नहीं है, बरीरा ने सोचते हुए कहा। अलबत्ता बन कबाब की टिक्कियां फ्रिज में पड़ी हैं, इन्हें तल लिया जाए तो?
चलो ठीक है, मेरा ये फूल मुकम्मल हो जाए तो इकट्ठे ही चलते हैं। बरीरा! अचानक समरा ने फूली सांसों के दरमियान दरवाजा खोला और उसे पुकारा। दोनों ने चौंक कर उसे देखा। मुस्तफा भाई इतनी बहुत सारी चीजें लाए। चॉकलेट केक, पाइनएप्पल क्रीम केक, पेस्ट्री, जलेबियां, क्रीम रोल, बाकर खानी, पिस्ते वाले बिस्किट, कोकोनट बिस्किट, मिक्स मिठाइयाँ, खुजला, फीनी, खोया पुडिंग और कितनी चीजों के तो नाम मुझे भी नहीं आ रहे। जोर से इतला देकर उसने हाथ में पकड़ी अध खाई पेस्ट्री सारी मुंह में डाली। खदीजा ने बेख्तियार दुपट्टे पे झुक गई। आह! आओ खदीजा, कबूलियत की घड़ी थी जब तूने मीठे की ख्वाहिश की। बरीरा हंसी तो वो भी मुस्कुरा दी। तीनों बाहर निकली। बरामदे में रखा टेबल स्वीट डिश शॉप्स के शॉपर से भरा हुआ था। अमीमा कहाँ है? बरीरा को ख्याल आया। अपने कमरे में। उसकी तबीयत नहीं ठीक। बोल रही है बाद में खा लेंगी। यानी पहले तुमने उसे इतला दी, हाँ? बरीरा ने केक के डब्बे में झांकते हुए कहा। तो समरा गड़बड़ा गई। मैं प्लेटें लाती हूँ। ये कहकर वो बावर्ची खाने की तरफ भागी। इतने में इफ़त और अम्मा भी चली हैं। बरीरा ने अलहदा-अलहदा सबके लिए केक काट के प्लेटों में रखा, जबकि मुस्तफ़ा के लिए समरा के हाथ उनके कमरे में भिजवा दिया और थोड़ी देर बाद मुँह बसूरती वो वापस आई। मुस्तफ़ा बोले कि प्लेट टेबल पे रख दो। मैं रखने लगी तो पता नहीं कैसे गमले से हाथ लगा और गमला लुढ़कता हुआ ज़मीन पे गिर के टूट गया। सारे फूल बिखर गए। मुस्तफ़ा भाई ने मुझे डाँट दिया। बेकार सा गमला ही तो था, दूसरा आ जाता। इसकी डाँट मसनूई होती है। समरा दिल पे मत लो। इफ़त ने बेटी की साइड ली। मसनूर डाइट ऐसी थी तो हकीकी कैसी होगी? तौबा! तसव्वुर करते हुए समरा लर्ज़ी। कोई बताओ तो सही इतना कुछ किस लिए? अम्मा, ये खतीजा की तरफ से ट्रीट है, बरीरा की मंगनी की खुशी में। समरा डांट भूल-भाल के जोश से बोली। बरीरा ने चौंक कर खतीजा को देखा। ये सब तुमने मंगवाया? मैंने तो सिर्फ 3 चीज़ें मंगवाई थी। उसने घबराकर वज़ाहत की। कमाल करती हो खतीजा। लड़कियों की मंगनी कब से देने जाने लगी? मैंने उसे कहा था इससे पहले वो जवाब देती, समरा ने जल्दी से उसकी साइड ली। तुम तो खतीजा से दूर ही रहा करो। बरीरा तब गई और यूं ही बातों में इनका वक्त गुजर गया। मामूल के मुताबिक शाम से रात हुई। रात सुबह में बगी तो सुबह दोपहर में ढल गई। मुस्तफ़ा सही था। अमीमा ने उससे कोई बात नहीं की थी, बल्कि रो धो के अब बुलाई-बुलाई इधर-उधर घूम रही थी और समरा मुंतज़िर थी कि कब इसका मूड ठीक हो तो दोनों मस्तियाँ करें। घर की सफाई से फ़ारिग़ होकर बरीरा खुद खदीजा के कमरे में आई ताकि वहाँ मशवरे से सब्जेक्ट मुंतखब करें। इसे आज थोड़ी देर ही हुई थी जब इफ़त चची इनके कमरे में आई। खतीजा आधे घंटे तक तैयार हो जाओ, आपकी ने ड्राइवर को भेज रही है। उसकी मुलाज़िमत बीमार है तो खतीजा एक गहरी सांस लेकर रह गई। इसके घर से भागने की वजह नंबर 4। साथ में 2 जोड़े रख लेना, हो सकता है तुम्हें रहना पड़े। इफ़त चची ने कहा। जी, जी चची। वो सर झुका के बोली। चची, मेरी प्यारी चची, कभी मुझे भी वहाँ भेज दिया करें ना। समरा ने इफ़त के गले में बाहें डाली। आपगीने ने कभी तुम्हारा नहीं कहा। उसे खतीजा पसंद है। खतीजा या खतीजा के काम? वैसे मैं भी आज चली जाऊँ खतीजा के साथ? प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। वो मिन्नतें करने लगी। बरीरा सर पकड़ के बैठ गई। अभी नहीं, 1 माह तक। इसके देवर की शादी मुतवक्का है। तब पूरा हफ्ता रहना। अभी सिर्फ खदीजा को जाने दो। इफ़त ने प्यार से इसकी गाल थपथपाया और गले से इसकी बाहें निकालकर बाहर चली गई। समरा मुंह बसूर के धप से वहीं बैठी। इनकार क्यों नहीं करती हो तुम? बरीरा को इसके तासुरात देख के यकदम इस पर तरस आया। आप गिने आप ही की खातिर, वो होले से बोली और अबाया पहनने लगी। अबाया के ऊपर से दुपट्टा ओढ़ के वो इन दोनों के साथ नीचे उतरे। मुझे तो रश्क आ रहा है तुम पे। समरा ने कुछ 20वीं दफा कहा और साई की तरह इसके साथ साथ चलने लगी। यहाँ तक कि दरवाजे पे दस्तक हुई। जाओ खतीजा। इफ़त ने उसे कहा तो डूबते दिल के साथ उसने मुस्तफ़ा के बंद दरवाजे को देखा। समरा ने उसके साथ दरवाजे तक आना चाहा मगर अम्मा की घूरती आंखों से दुबक के वहीं खड़ी हसरत से उसे देखती रही। खतीजा ने चेहरे के गिर्द नकाब लिया और दरवाजे से बाहर आ गई, जहां कार दरवाजे के सामने ही रुकी थी और एक बावर्दी मुलाजिम मुअद्दब खड़ा उसका मुंतजिर था। सॉरी मैम, आपको आगे बैठना पड़ेगा, पीछे बहुत सामान रखा है। उसे पिछले दरवाजे के करीब रुकते देखकर ड्राइवर ने फ्रंट सीट का दरवाजा खोला तो तोहन करहन वो आगे बैठ गई और शीशे के बाहर देखने लगी। ड्राइवर ने कब दरवाज़ा खोला, कब बैठा, कब गाड़ी स्टार्ट हुई, वो जाने बिना बस ताल्लुक से खिड़की से बाहर देखती रही।
काफी देर बाद कार अचानक किसी मार्ग की पार्किंग में रुक गई। वो नोटिस लिए बिना बाहर देखती रही। वो जानती थी ड्राइवर कुछ शॉपिंग बैग्स के साथ थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगा। हो सकता है आपकी इन्हें भी साथ ही आ जाए। अक्सर ऐसा होता था। अचानक गाड़ी का दरवाजा खुला और एक तेज खुशबू गाड़ी में फैली। वो जो बच्चों की तरह गाड़ी के शीशे से नाक टकाए बाहर के मनाजिर में गुम थी, एकदम चौंकी और साथ नजर डाली। नेवी ब्लू पैंट के साथ पील ब्लू शर्ट जिसकी आस्तीनें कोहनियों तक फोल्ड थी। दाएं कलाई में घड़ी की बजाय दो लेदर के बारीक ब्रेसलेट थे, जिनके साथ स्याह मोतियों का एक तीसरा ब्रेसलेट भी था। दूसरे बाजू पे एक और टैटू का इजाफा हो चुका था, जबकि बालों का स्टाइल टॉपर फिट से स्किन फिट में बदला हुआ था। लबों में स्कार दबाए वो सन ग्लासेस उतार के डैशबोर्ड पे रख रहा था। वो एक स्मार्ट सा नौजवान था। मेरी स्टैटिक सेंस ने खूबसूरती का तकाजा किया और मैंने तुम्हें तलब कर लिया। कैसी हो? तुम अच्छा नहीं कर रहे ज़िया, ना मेरे साथ, ना ही आप इन्हें के साथ। इसके लहजे में तलखी थी। अपने साथ तो कर रहा हूँ। वो हंसा। कार में अब इंग्लिश गाना नस्वानी आवाज में गूंजने लगा था। रिया नापसंद है या नहीं? गाड़ी मेन रोड पे लाता वो पूछने लगा। रियाना पसंद है या नहीं? गाड़ी मेन रोड पर लाता वो पूछने लगा। वो खामोश रही। क्या म्यूजिक पसंद है तुम्हें? उसने दोबारा पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। और दूसरे पल कार में खामोशी छा गई। डिजिटल म्यूजिक प्लेयर ऑफ हो चुका था। आज हम लोग ड्राइव करेंगे, फिर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में कोई नई चाइनीज डिश या कोई स्पाइसी डिश ट्राई करेंगे। थोड़ी शॉपिंग करेंगे, इसके बाद घर जाएंगे। वो खामोशी रही। तुम्हें खुशी नहीं हुई? रुबाब तो होती तो कहती पहले शॉपिंग बाद में खाना और आखिर में लॉन्ग ड्राइव। उसने अपनी मंगेतर के मुतालिक कहा। इसके तासुरात से बेनियाज वो बोलता रहा और वो सुनती रही। क्या इस मास्क में तुम्हारा दिल नहीं घबराता? इसके नकाब की तरफ इशारा करते जिया दोबारा बोला। वो बाहर देखती रही। लगता है मुझे तुम्हारे लिए कार के शीशों पे ब्लाइंड्स लगवाने पड़ेंगे ताकि तुमको इस मास्क से निजात मिले। वो चुप रही। अचानक उसने गाड़ी रोक दी। यूं समझो, ये गाड़ी पेट्रोल नहीं, बल्कि तुम्हारी बातों से चलती है। अगर तुम हनूज खामोश रहती हो तो गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी, चाहे रात ही क्यों नहीं हो जाती। यकीनन ज़िया इसकी खामोशी का बुरा मना चुका था। वो गहरी सांस लेकर रह गई। तो मूवी पसंद है तुमको? ज़िया ने सवाल किया। इसका सर मकान के अंदाज में इस बात में सर हिला। गुड। रोमांटिक मूवीज? नहीं, उसे आवाज निकालनी पड़ी। कार स्टार्ट हुई। एडवेंचर, एक्शन या हॉरर? नहीं, उसने इनकार किया। फिर कॉमेडी, मिस्ट्री? नहीं, ये भी नहीं। वो बोली थी। फिर? ड्रामा, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, क्राइम, थ्रिलर, वॉर, डॉक्यूमेंट्री, बायोग्राफी, फैमिली? वो पूछता गया और खतीजा इनकार करती गई। फिर कौन सी पसंद है? यूं ही मेरे डर से हाँ कर दी। वो चिढ़ गया। एनिमेशन, उसने जवाब दिया। अब कीने के बच्चों के साथ एक दो बार उसने देखी थी और ये मैंने कभी नहीं देखी। जब बच्चा था तब भी नहीं। चलो फिर आज के प्रोग्राम में एक कार्टून मूवी का इजाफा भी कर लो। खतीजा ने लब भेज दिए। न जाने इनकी कार कहाँ से कहाँ गुजरती रही। वो बेतकल्फी से उसके साथ बोलता रहा और खतीजा मुख्तसरन जवाब देती रही, इस डर से कि गाड़ी दोबारा न रुक जाए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज़ है। डैशबोर्ड से उसने नफीस सी डिब्बियाँ निकाली और उसे खोलकर खतीजा के सामने रखा। इसमें नफीस डिज़ाइन की दो लेदर स्ट्रिप की घड़ियां थीं, एक मर्दाना कलाई के लिए निस्बतन बड़े साइज की और दूसरी नस्वानी कलाई के लिए। दोनों का डिज़ाइन एक था। हिज एंड हर ब्रेसलेट, वो शरारत से बोला। उसे हर वक्त पहने रखो ताकि मैं हर लम्हा तुम्हारे जहन में मुख्तसर रहूं। इसे गोया करंट लगा। उसने दोनों उठा के डैशबोर्ड पर रख दिए। क्या हुआ? नहीं पसंद आया? वो हैरान हुआ। मैं ये नहीं पहनूंगी, वो कतियत से बोली। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अचानक सैरपुल की बीप बजी तो उसने डैशबोर्ड से कुछ चीजें हटा के अपना फोन निकाला। खतीजा की नजरें फोन के साथ जैसे चिपक के रह गई थी। मुस्तफा के पियानो ब्लैक फोन के मुशाबे बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने पानी में डाला था। उसने मुख्तसरन बात की और फोन दोबारा वापस रखा। क्या ये फोन वाटरप्रूफ है? वो पीछे बना ना रह सकी। वाटर रेजिस्टेंट? ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट पानी का मुकाबला कर सकता है। क्या तुम्हें पसंद आया? ले दूं? इसका लहजा फयाजाना था। कितने का है ये? उसने पूछा। होगा कोई 84 या 90 हजार का। ठीक से याद नहीं, पुराना मॉडल है आईफोन का। खदीजा शॉक्ड से इस दुबले पतले फोन को देखती रह गई। उसने कितना ज्यादा नुकसान किया था मुस्तफा का
اور اس نے اس کی حرکت پر ڈانٹا تک نہیں۔ اسے گزشتہ روز سمرا کا بسورتا چہرہ یاد آیا جب مصطفیٰ نے اسے ایک گملہ ٹوٹ جانے پر ڈانٹا تھا۔ ختیجہ کے جذبات یک طرفہ نہیں تھے۔ مصطفیٰ نے ہر طرح سے اسے اپنی اپنائیت کا احساس دلایا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ انہیں سمجھ نہ سکی۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے، ابھی۔ اس نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے اس کو مخاطب کیا۔ اس کا مطلب ہے تمہیں آپ گینے کی ذرا بھی پرواہ نہیں؟ سیا پلیز، میری وجہ سے تم اس کی زندگی جہنم نہ بنا کرو۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش باش زندگی گزار رہی ہے، اور جبکہ تم نے پسند کی منگنی بھی کر لی ہے۔ مجھ سے کیا چاہیے پھر؟ کیوں ہمیں ستا رہے ہو؟ کیا تم خاموش بیٹھو گی؟ بالکل ایسے جیسے 2 گھنٹے پہلے تھی۔ سیا نے سرد مہری سے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ منگنی ٹوٹ بھی سکتی ہے، رباب میری جلد بازی کا فیصلہ ہے، اور جب تم ایسی باتیں کرتی ہو، میری رفاقت سے کتراتی ہو، تو مجھے انسلٹ لگتی ہے اپنی۔ ضیا کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر بنا مقصد وہ گاڑی دوڑاتا گیا۔ اس کا فون بار بار بجتا جسے وہ اگنور کرتا رہا، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کے اٹھایا۔ اوکے، ہم آ رہے ہیں۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا، اس نے تیزی سے یہ جواب دیا اور دوسرے پر کار کی سپیڈ تیز کی، اور 1 گھنٹے کا تھکا دینے والے مزید ڈرائیونگ کے بعد ضیا نے کار ایک خوبصورت طرز تعمیر کوٹھی کے سامنے روکی۔ ساتھ ہی گیٹ کے دروازے کھلے اور وہ کار پورچ تک بڑھاتا چلا گیا۔ کوریڈور میں سیاہ لباس میں ملبوس گڑیا سیاہ گینے بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کے نقوش کافی حد تک مصطفیٰ سے ملتے تھے، خوبصورت اور پہلی نظر میں غرور کا تاثر لیے۔ ضیا اسے لیے آپ گینے کی طرف چلا آیا۔ ایسی کیا ایمرجنسی پیش آ گئی تھی؟ کڑے تیوروں کے ساتھ اس نے آپ گینے سے پوچھا۔ ڈرائنگ روم میں چلے جاؤ، خود ہی جان لو گے، آپ گینے نے ضیا سے کہا تو وہ کوریڈور کا بھاری دروازہ دھکیلتا اندر چلا گیا۔ سوری، آپ گینے نے اسے گلے لگایا۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ کیا اس نے راستے میں کوئی بدتمیزی نہیں کی؟ نہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ وہ برے کردار کا نہیں، باتوں کے علاوہ اس کے من میں کچھ نہیں ہوتا، ورنہ میں یہاں کبھی بھی نہ آتی۔ آپ کی خاطر بھی نہیں، ختیجہ نے صاف گوئی سے کہا۔ کیا ضیا تمہیں پسند ہے؟ نہیں، خدیجہ کا انکار قطعی تھا۔ چلو، پھر میں کوشش کرتی ہوں وہ تمہارا خیال چھوڑ دے، چاہے اس میں میری ازدواجی زندگی ہی کیوں نہ خراب ہو۔ میں تمہیں دوبارہ یہاں نہیں بلاؤں گی۔ وہ مصطفیٰ ہی کی طرح خیالات رکھنے والی اور انہی کی جیسی مختلف تھی۔ مصطفیٰ بھائی تمہیں لینے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے بہانہ کیا کہ تم سوئی ہوئی ہو، یہ نہیں بتایا کہ تم ضیا کے ساتھ تھی، اور تم بھی اسے ایسا مت کہنا۔ آپ گینے کی بات پر وہ حیران سے اسے دیکھنے لگی۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ کم و بیش 4 دفعہ یہاں پر آئی تھی، اور ایک بار بھی مصطفیٰ کو اس کی غیر موجودگی کا علم نہیں ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے بریرہ نے فون کر کے اسے بلوا لیا ہو، اس نے سوچا۔ خیر، آؤ آبگینے۔ آبگینے اس کی سوچوں سے بے نیاز سے لیے ہوئے بیش قیمت سامان سے راستہ ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ مصطفیٰ اور ختیجہ کی نظریں جتنی بےتابی سے ملی، اتنی ہی سرحد سے جھکی تھی۔ وکٹورین سٹائل کے صوفے پر بیٹھا ضیا، جو کہ بغور انہیں ہی دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہوں سے یہ منظر چھپا نہ رہ سکا۔ ان کے آنے پر مصطفیٰ گھر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ختیجہ کے عبایا سے وہ یہی سمجھا تھا کہ وہ تیار ہو کے آئی ہے۔ مصطفیٰ کے ساتھ ضیا بھی کھڑا ہوا۔ مجھے خوشی ہوگی مصطفیٰ بھائی، اگر آپ ایک کپ کافی میرے ساتھ پئیں، ضیا نے کہا۔ اس کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ ضیا ٹھیک کہہ رہا ہے مصطفیٰ بھائی۔ آبگینے ضیا کے تاثرات سے خوفزدہ تھی۔ مصطفیٰ نے بہن کو ایک نظر دیکھا اور پلٹ کے سہولت کے ساتھ صوفے پہ بیٹھا۔ کافی معمول سے زیادہ تلخ ہونی چاہیے۔ مصطفیٰ نے بے تکلفی سے اپنی پسند بتائی تھی۔ آبگینے نے جیسے اطمینان کا سانس لیا اور ختیجہ کے ساتھ ڈرائنگ روم سے نکلی۔ اسے لیونگ روم میں بٹھا کر وہ خود غائب ہو گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ اس کے لیے کافی اور چاکلیٹی بسکٹ لائی۔ تم یقین نہیں کرو گی، جب میں ٹرے لے کر ڈرائنگ روم میں گئی تو وہ دونوں کسی بات پہ کہکہ لگا کر ہنس رہے تھے۔ نہ ضیا کے سنگین تاثرات تھے، نہ مصطفیٰ بھائی کی سنجیدگی۔ آبگینے جی بھر کر حیران تھی۔ ہو سکتا ہے دونوں کی ہنسی ایک دوسرے کے لیے دھوکہ ہو، اس نے بے چینی سے سوچا تھا۔ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، مصطفیٰ نے گھر آ کے کہا، اور اپنے کمرے کی طرف جاتے اس کے پاؤں سست پڑ گئے۔ اس نے برآمدے کی طرف دیکھا، سامنے کوئی بھی نہیں تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ شاید وہ پلٹ کے مصطفیٰ کے پیچھے اس کے کمرے میں آ گئی۔ بیٹھو، مصطفیٰ نے اسے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ بیٹھ گئی، اور منتظر نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھنے لگی، جو اس کی طرف پشت کیے لیپ ٹاپ آن کرنے لگا تھا۔ یہ گھر ہمیشہ ایسے نہیں رہے گا، مصطفیٰ نے کہنا شروع کیا۔
طاہر چچا دبئی سے آنے والے ہیں اور ان کا ارادہ علیحدہ گھر لینے کا ہے۔ انہیں یہ جگہ پسند نہیں۔ مصطفیٰ یقیناً بریرہ اور سمرہ کے والد کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ شاویز بھی اپنی پڑھائی مکمل کر کے سمینہ پھپھو اور امیمہ کے ساتھ الگ رہے گا۔ بقول اس کے اسے جوائنٹ سسٹم پسند نہیں۔ بھتیجا خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ وہ سمجھ نہ سکی آخر ان باتوں کا مقصد کیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور مصطفیٰ کے پاس ذرا فاصلے سے کھڑے ہو کے اسے بولتے ہوئے دیکھنے لگی، بلکہ اس کا جائزہ لینے لگی۔ نفاست سے تراشیدہ گھنے بال جو اس کی پیشانی پہ پڑے تھے، چہرے پر ہلکی بڑی ہوئی شیو، اس نے کبھی اسے کلین شیو اور نہ ہی بڑی ہوئی داڑھی کے ساتھ دیکھا تھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ یہی لک اسے وجیح ظاہر کرتا ہے۔ سفید فٹ شولڈرز آ، کی وی گلے کی شرٹ جس کے بٹن ہول میں بٹن کے بجائے سفید ڈوری دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گھومی ہوئی تھی۔ لانگ اور فٹ آستین جس میں دائیں کلائی میں گھڑی تو نہیں لیکن اس کا ابھار نظر آ رہا تھا۔ وہ اس پہ توجہ دیے بنا کہہ رہا تھا، میرا ارادہ بھی کسی پوش ایریا میں گھر بنوانے کا ہے، اپنی مرضی کا۔ ہو سکتا ہے آنے والے 2 یا 3 سالوں میں ہم اس اتنے بڑے گھر کو بیچ کر اپنے اپنے خواب پورے کر لیں۔ بات مکمل کر کے مصطفیٰ نے اسے دیکھا۔ اس نے گڑبڑا کر نظر بدلی۔ پتہ نہیں، جوائنٹ سسٹم پسند نہیں کے بعد اس نے کیا کہا تھا؟ تم پہلے کتنی بار گئی ہو آپ کینے کے گھر؟ اچانک سے سوال آیا جس کی اسے توقع ہی نہیں تھی۔ 4 بار، وہ ہولے سے بولی۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ مصطفیٰ کا لہجے میں سرزنش تھی۔ وہ کیا کہتی؟ سو خاموش رہی۔ تمہاری حفاظت ایسے ممکن نہیں۔ اس نے جیسے خود کلامی کی۔ فہد جہانگیر میرا دوست ہے، اپنے والد کا اکلوتا لڑکا ہے اور اپنے باپ کی بزنس سنبھال کے ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ بلکہ آج کل کے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ وہ ناسمجھی سے لیپ ٹاپ کی اسکرین کی روشنی میں روشن ہوتا اس کا وجیح چہرہ دیکھتی رہی۔ ہو سکتا ہے آج کل میں اس کی والدہ تمہارے لیے یہاں آئے۔ مصطفیٰ کی اگلی بات پر وہ ششدر رہ گئی۔ تم ہر بات سے محفوظ ہو جاؤ گی اور ایک پرتعیش زندگی گزارو گی۔ مصطفیٰ کا عکس اب پانی میں جھلملا رہا تھا۔ فہد جہانگیر کے علاوہ ایک دوسرا انتخاب بھی ہے، مصطفیٰ نے کہہ کر ایک چیز اس کے سامنے رکھی۔ خدیجہ کی آنکھوں میں اچانک سے بہت سا پانی اکٹھا ہوا۔ یہ وہی نفیس گھڑی تھی جو کچھ گھنٹے قبل ضیاء نے اسے دینا چاہی تھی۔ مصطفیٰ نے لیپ ٹاپ پرے کیا، کرسی کی بیک سے ٹیک لگائی اور بازو اپنے سینے پر باندھے۔ اپنے سحر میں جگرتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا، جیسے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ فہد اور ضیاء کیوں؟ وہ خود کیوں نہیں؟ اس کا دل جیسے رو رہا تھا۔ اس کے کانوں میں بریرہ کی آواز آئی، وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا الْمَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ایک دن جامعہ سے آ کے اس نے اماں سے کہا تھا کہ ہمارے جامعہ میں آج اس کی تفسیر کا درس تھا۔ میں نے بھی سن لیا، اگر آپ سنتی تو رو رو کے جان دے دیتی۔ میں بھی روئی، بہت روئی، کہ جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں اسے اپنا سمجھتے ہیں، وہ تو ہماری ہے ہی نہیں، صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا ایک وقت تک ہمارا بوجھ اتارتی ہے، اس کے بعد زمین کے حوالے کر دیتی ہے۔ کیا ہوا؟ اگر سوچنے کے لیے وقت چاہیے تو بے شک لے لو۔ مصطفیٰ نے اسے سوچوں سے نکالا۔ اس نے کرب کے ساتھ اسے دیکھا۔ ہاں، وہ بھی تو اسے دنیا لگنے لگا تھا، یعنی متاع الغرور ہی تو تھا۔ وہ اس کی مہربانیوں پہ نازاں ہوتی رہی اور اچانک اس کی نظریں مصطفیٰ کے سینے پہ بندھے ہوئے بازوؤں پر گئی، جہاں سے آستین اوپر کھسک چکی تھی اور کلائی میں موجود گھڑی نمایاں تھی، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے سامنے رکھی تھی۔ اس نے تحیر سے اسے دیکھا اور پھر ٹیبل پہ وہ گھڑی اٹھاتے ہوئے مصطفیٰ کی طرف پشت کی تاکہ وہ اسے کھل کر روتے اور ہنستے ہوئے دیکھ نہ لے۔ میں اپنے کمرے میں چاروں طرف آئینے لگواؤں گا تاکہ جب تم کبھی میری طرف پشت کرو تبھی مجھے تمہاری صورت نظر آئے۔ عقب سے مصطفیٰ کی متبسم سوال آواز آئی تو جھینک کر وہ اس کی طرف پلٹ گئی۔ مجھے لگا آپ متاع الغرور ہیں۔ وہ تو تم بھی ہو، مصطفیٰ نے اس کی بات پر کہا۔ بلکہ وہ ہر چیز جسے فنا ہونا ہے متاع الغرور ہی تو ہے، اور یہ گھڑی ضیاء کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے۔ اسے بغور گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے مصطفیٰ نے کہا، یہ بہت خوبصورت ہے۔ اس نے توصیفی انداز میں کہا، حالانکہ یہ وہی تھی جسے اس نے ریجیکٹ کیا تھا، لیکن بدلتے حوالے کے ساتھ اب وہ اسے دنیا کی محبوب ترین چیز لگ رہی تھی۔ بے شک، اور اسے کلائی میں پہنو تاکہ میں موازنہ کروں کہ کس کی کلائی میں زیادہ اچھی لگ رہی ہے، مصطفیٰ نے کہا تو وہ بے ساختہ کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ نہیں جناب، یہ بہت ہی طویل ناول تھا اور اب اس کا اختتام ہو چکا ہے۔
برائے مہربانی ناول پسند آیا ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اس ویڈیو کو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ناول کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔